हेल- हेलो। आज अपन देखेंगे माल न्यूट्रिशन के बारे में। सबसे पहले माल न्यूट्रिशन में अपन देखेंगे कि अपन कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन माल न्यूट्रिशन देखेंगे कि हाउ टू डिफाइन माल न्यूट्रिशन को डिफाइन कैसे करेंगे। सेकंड नंबर पे अपन देखेंगे कि बर्डन ऑफ द माल न्यूट्रिशन के अपन एनएफएसएस 4 नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 वर्सेस नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का अपन डाटा को कंपेयर करेंगे कि माल न्यूट्रिशन में कितना इंप्रूवमेंट आया है या बर्डन डिक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ है। फिर अपन नेक्स्ट देखेंगे एपिडेमियोलॉजी ऑफ द माल न्यूट्रिशन के होस्ट फैक्टर क्या है, एजेंट फैक्टर क्या है, इन्वायरमेंटल फैक्टर कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल है माल न्यूट्रिशन के लिए। फिर नेक्स्ट देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द माल न्यूट्रिशन के एक्यूट क्रॉनिक, एक्यूट और क्रॉनिक टाइप ऑफ द माल न्यूट्रिशन अपन इसके रिगार्डिंग देखेंगे। फिर नेक्स्ट में अपन देखेंगे असेसमेंट ऑफ द माल न्यूट्रिशन के टूल्स कौन कौन से यूज़ करते हैं कि मिड अपर आर्म सर्कम्फरेंस हो गया, ग्रोथ चार्ट्स हो गया, और वेट फॉर हाइट हो गया, और हाइट फॉर एज हो गया, वेट फॉर एज हो गया। तो डिफरेंट टूल्स से यूज़ करते हैं अपन, उसको मेजर कैसे करेंगे ये भी देखेंगे। फिर नेक्स्ट देखेंगे क्लासिफिकेशन टू एक्सेस द माल न्यूट्रिशन स्टेटस कि कौन कौन से क्लासिफिकेशन है। ठीक है, तो वाटर लो वगैरह क्लासिफिकेशन है, गोमेज क्लासिफिकेशन, उनके डिफरेंट टाइप के, उनको किस बेसिस पे क्लासीफाई किया है और उसके बेसिस पे अपन माल न्यूट्रिशन को स्टेटस को कैसे एसेस कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन, सेम के रिगार्डिंग देखेंगे, सेम को डिफाइन कैसे करते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया इसके, यदि सेम किसी बच्चे को हो रखा है तो उसको ट्रीटमेंट मैनेजमेंट अपन उसका मैनेजमेंट होता है वो न्यूट्रिशन रिहेबिलिटेशन सेंटर एनआरसी में होता है। तो एनआरसी के रिगार्डिंग देखेंगे कि इसकी थेरेपेटिक फीडिंग प्रोवाइड की जाती है एनआरसी में, उसके कितनी फेजेज होती है, एनआरसी का एडमिशन क्राइटेरिया क्या क्या है, यहाँ पे कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, इसका डिस्चार्ज क्राइटेरिया क्या होता है, और लास्ट में देखेंगे इसका फॉलोअप कैसे करते हैं, फॉलोअप में क्या क्या अपन उनको मदर को पेरेंट को काउंसलिंग करते हैं। फिर उसके बाद है लास्ट में आएगा प्रिवेंशन ऑफ द माल न्यूट्रिशन, जो भी माल न्यूट्रिशन इसमें अपने कौन कौन से मतलब स्टेप ले जिससे अपन इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन इज ए रेंज ऑफ द कंडीशन अकरिंग व्हेन द इंटेक ऑफ द वन और मोर न्यूट्रिएंट डज नॉट मीट द रिक्वायरमेंट। कि माल न्यूट्रिशन या किसी एक न्यूट्रिशन की कमी से भी हो सकता है, मल्टीपल न्यूट्रिएंट की कमी से भी हो सकता है, कि जितनी बॉडी में रिक्वायरमेंट होती है बच्चों को उतना उनको रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनको अलाउ वो नहीं गेन वो उनको नहीं मिल पाता है। तो इस वजह से उनको न्यूट्रिशन की डेफिनेशन होती है, जिस वजह से वो माल न्यूट्रिशन होने के उनमें चांसेस बढ़ जाते हैं। अब है इट इज ए ब्रॉड टर्म विच कंसिस्ट ऑन द वन हैंड अंडर न्यूट्रिशन ड्यू टू द इनएडिक्वेट कंजप्शन, पुअर एब्जॉर्प्शन, एक्सेसिव लॉस ऑफ द न्यूट्रिशन। या तो क्या कि अंडर न्यूट्रिशन कंडीशन किस बेसिस पे होती है, या तो आप कंज्यूम ही लेस कर रहे हो या कंज्यूम प्रॉपर कर रहे हो पर एब्जॉर्प्शन आपका प्रॉपरली नहीं हो रहा है, या जो आप कंज्यूम तो प्रॉपर कर रहे हैं पर लॉस ऑफ न्यूट्रिशन ज़्यादा हो रहा है। और ऑन अदर हैंड द ओवर न्यूट्रिशन रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्सेसिव इंटेक ऑफ द स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट और एनर्जी लीडिंग टू ओवरवेट एंड ओबेसिटी। कि माल न्यूट्रिशन में अपन माल न्यूट्रिशन एक तरह से एक फैक्टर अपन इसको अंडर न्यूट्रिशन नहीं बोल सकते, अंडर न्यूट्रिशन है तो भी माल न्यूट्रिशन का पार्ट है, और ओवर न्यूट्रिशन है तो भी एक तरह से वो माल न्यूट्रिशन है। माल न्यूट्रिशन मीन्स बिलो द लेवल या अबव द लेवल, कुछ भी यदि रेंज में यदि न्यूट्रिशन होता है तो उसको अपन माल न्यूट्रिशन के अंदर कंसिडर करते हैं। पर अपन आज जो मेन पढ़ेंगे वो सिर्फ और सिर्फ अंडर न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग पढ़ेंगे कि अंडर न्यूट्रिशन के टाइप अंडर न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग इसमें अपन आगे इस चैप्टर में देखेंगे। ओवर न्यूट्रिशन है उस रिगार्डिंग अपन देखेंगे एनसीडी का जब आएगा लेक्चर उसमें देखेंगे। फिर अपन है माल न्यूट्रिशन की अपन बात करें तो अपन ने बोला था कि माल न्यूट्रिशन पीक ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 years ऑफ द लाइफ। माल न्यूट्रिशन मोस्ट कॉमन एज कौन सा ग्रुप है जिसमें माल न्यूट्रिशन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, इनिशियल 2 year ऑफ द लाइफ। क्यों? क्यों वहाँ ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉपर इनिशियल 6 मंथ में एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग भी प्रोवाइड की जाती है बच्चे को, तो उस वजह से माल न्यूट्रिशन हो सकता है। फिर 6 महीने के बाद बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग के साथ कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग प्रोवाइड देनी चाहिए, वो प्रॉपरली नहीं दी जाती है क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग बच्चे को 6 महीने के बाद क्या ग्रोथ के लिए बहुत न्यूट्रिशन चाहिए, अपन कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग प्रॉपरली नहीं देंगे तो सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग के बेसिस पे उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा। तो इस टाइम पे माल न्यूट्रिशन होने का बच्चे में बहुत ज़्यादा चांस है। जैसे यहाँ पे एक डेटा है कि फ्रॉम द 11.9 प्रिवलेंस अमंग द 0 to 6 month old infant इट रीचेज टू 58.5 इन 1 to 2 year old चिल्ड्रन। 0 to 6 month में जहाँ पे अपन
एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग देते बच्चे को, वहाँ पे माल न्यूट्रिशन होने का चांसेस है 11%, अपन मानते हैं अराउंड 10% प्रिवलेंस है वहाँ पे माल न्यूट्रिशन। पर वही बच्चा जब 1 से 2 साल का हो जाता है तो उसमें माल न्यूट्रिशन होने का चांसेस 60% हो जाता है, 50% इंक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि 6 महीने के बाद उसको कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग की जरूरत पड़ती है, वो प्रॉपरली नहीं प्रोवाइड की जाती है, तो फॉल्टी फीडिंग की वजह से भी ये जो 50% माल न्यूट्रिशन के चांसेस है वो इस वजह से भी इंक्रीज हो सकते हैं। This steep rise in malnutrition during the first 2 years of age is mainly due to the poor infant feeding practice। कि उनको फीडिंग प्रैक्टिस है वो प्रॉपरली नहीं करते अपन, इस वजह से माल न्यूट्रिशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे अपन देखें NFSS 4 वर्सेस NFSS 5, स्टंटिंग हाइट फॉर एज। स्टंटिंग किसको इंडिकेट करता है? क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन को। वेस्टिंग, तो अपन इसको ऐसे याद रखते हैं, वेस्टिंग तो इसमें सबसे पहले वेस तो W और H आता है, तो वेट पर हाइट हो गया कि अपन वेस्टिंग को किससे डिनोट करते हैं? वेट पर हाइट। और ये किसको मेजर करता है? एक्यूट माल न्यूट्रिशन को। और फिर सीवियरली वेस्टेड माल बच्चे कितने हैं उसमें अपन देखेंगे डाटा, और फिर लास्ट में देखेंगे अंडर वेट। वेट फॉर एज मीन्स द एक्यूट माल न्यूट्रिशन ऑन द क्रॉनिक माल एक्यूट ऑन क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन, ये इसको मेजर करने के लिए अपन अंडरवेट का यूज करते हैं। तो अपन NFSS 4 का देखें तो स्टंटिंग में देखें, क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन में देखें तो इसमें थोड़ा रिडक्शन आया कि 38% से 35%, इसमें 3% रिडक्शन आया है क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन में। वेस्टिंग की बात करें अपन तो 21 से 19%, मतलब 2% इसमें रिडक्शन आया है वेस्टिंग में। अब सीवियरली वेस्टिंग की बात करें तो उसमें थोड़ा सा स्लाइटली इंक्रीज हुआ है कि 7.5% था पहले, अब वो NFSS 5 में बढ़ के 7.7% हो गया। फिर अपन अंडरवेट की बात करें, वेट फॉर एज मीन्स द एक्यूट ऑन द क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन, तो उसमें अराउंड 3% के अराउंड रिडक्शन हुआ। तो मतलब ये है कि NFSS 4 वर्सेस NFSS 5 देखें तो क्रॉनिक एक्यूट और एक्यूट ऑन क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन में 2 to 3% रिडक्शन हुआ है। फिर अपन देखेंगे नेक्स्ट एपिडेमियोलॉजी ऑफ द माल न्यूट्रिशन। इसमें सबसे पहला फैक्टर आएगा एजेंट फैक्टर, कि एजेंट फैक्टर कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल होते हैं जिस वजह से माल न्यूट्रिशन होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो इसमें पुअर डाइट, क्या आप कॉम्प्लीमेंट्री डाइट या जो भी बच्चे को डाइट प्रोवाइड करो प्रॉपर नहीं है, उसमें न्यूट्रिएंट है वो प्रॉपर नहीं है, एडिक्वेट नहीं है, जो रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर रहे, इस वजह से बच्चे को माल न्यूट्रिशन होने के रिस्क इंक्रीज हो जाती है। फिटल न्यूट्रिशन मीन्स द इंटरजेनरेशन साइकिल ऑफ द अंडर न्यूट्रिशन, कि एक बच्ची पैदा होगी जो अंडर नरिश्ड है, जब वो माँ बनेगी तो भी वो अंडर नरिश होगी, जो उसे बच्चा पैदा होगा वो भी लो बर्थ वेट बेबी पैदा होगा। तो इस वजह से इसको बोलते हैं अपन फिटल न्यूट्रिशन, कि कोई बच्ची यदि अंडर नरिश है तो उसका आने वाला फ्यूचर में उसके पीढ़ी में आने वाले बच्चे हैं उसके, वो भी लो बर्थ वेट, उनका भी लो बर्थ वेट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। Failure to receive exclusive breastfeeding in the first 6 months of life and adequate and appropriate complementary feeding from the 6 to 2 year of life। कि एजेंट फैक्टर में कौन और क्या काम करता है कि आपको 2 years तक ब्रेस्ट फीडिंग प्रोवाइड करनी है। तो इनिशियल 6 मंथ तक अपन को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग प्रोवाइड करनी है, ताकि बच्चे को उस टाइम जो प्रॉपर न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट होती है वो ब्रेस्ट फीड से उसकी फुलफिल हो जाती है। पर 6 मंथ से लेकर 2 ईयर्स तक बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ अपन को कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग भी प्रोवाइड करनी होती है, ताकि बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन उसकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी फुलफिल हो। लो एनर्जी डेंस कॉम्प्लीमेंट्री फूड एंड इनकरेक्टली कॉन्स्टिट्यूट फॉर्मूला मिल्क आल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू द माल न्यूट्रिशन, कि अपन फॉर्मूला मिल्क यूज करते बच्चे में कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग इनकरेक्टली कॉन्स्टिट्यूट, उसमें प्रॉपरली न्यूट्रिशन बैलेंस नहीं है, तो उस वजह से भी बच्चे को माल न्यूट्रिशन होने का चांसेस इंक्रीज हो जाता है। अब हु इज लाइकली टू बिकम द माल नरिश, कि कौन से ऐसे अपन ऐसे देखेंगे कौन से ऐसे ग्रुप बच्चे हैं जिसमें जो हाई रिस्क पे है माल न्यूट्रिशन के शिकार होने के, हाई रिस्क पे है। जैसे लो बर्थ वेट बेबी, जिस बच्चा जब जन्मा है तो उसका वेट कम है, लो बर्थ है, तो उसमें माल न्यूट्रिशन होने के ज़्यादा चांसेस। तो अपन क्या क्राइटेरिया लेते हैं कि लेस देन 2.5 kg एट द बर्थ, के एट द बर्थ यदि बच्चे का वेट लेस देन 2.5 kg तो उस बच्चे को फ्यूचर में माल न्यूट्रिशन होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। कि लो बर्थ वेट इज ए रिजल्ट ऑफ द इंटरजेनरेशन साइकिल ऑफ द माल न्यूट्रिशन, कि इसका एक मेन फैक्टर कौन सा है लो बर्थ वेट होने का, इसमें है कि इंटरजेनरेशन साइकिल, कि जो उसकी मदर है वो अंडर नरिश थी, क्योंकि वो अपने बचपन में भी अंडर नरिश थी, जब मदर बनी तो अंडर नरिश है, जब उसका बच्चा हुआ वो भी लो बर्थ वेट बेबी पैदा हुआ, तो इस वजह से उसमें माल नरिश होने में उस बच्चे में बहुत ज़्यादा बेबी में चांसेस है। गर्ल चाइल्ड जेंडर बायस इसमें होता है कि
लड़का है तो उसको जैसे मान लो ब्रेस्ट फीडिंग की बात करें इसमें, तो लड़के को प्रॉपरली जब भी वो रोता है तो कुछ भी करते हैं तो उसको 10 से 12 टाइम फीडिंग दी जाती है। जब और लड़की है तो उसको माँ किसी काम में बिजी है, कुछ भी अपनी जो जॉब कर रही है, तो उस टाइम उसको जो फीडिंग प्रॉपर उसको रिक्वायरमेंट होती है उससे कम दी जाती है। तो ये जेंडर बायस है, इस वजह से भी जो गर्ल चाइल्ड है उसमें माल नरिशमेंट का होने का ज़्यादा चांसेस है। सीवियर फॉर्म ऑफ माल न्यूट्रिशन इज सीन मोर इन गर्ल चिल्ड्रन। गर्ल्स आर पुअरली फेड एंड केयर, कि उसकी फीडिंग है वो पुअरली की जाती है, वो केयर प्रॉपरली नहीं की जाती, उस वजह से भी उनमें गर्ल्स चाइल्ड में माल न्यूट्रिशन का ज़्यादा चांसेस रहते हैं। चिल्ड्रन लेस देन 2 ईयर, पुअर इन्फेंट यंग चाइल्ड फीडिंग प्रैक्टिस, के इन्फेंसी और यंग चाइल्ड मतलब अप टू 1 ईयर 1 to 2 ईयर तक उसकी जो भी फीडिंग प्रैक्टिस है वो प्रॉपरली नहीं है, जो बच्चे की होनी चाहिए प्रॉपर ग्रोथ के लिए वो प्रॉपरली नहीं है, तो इस वजह से वो माल नरिशमेंट होने के ज़्यादा चांसेस। लेट इनिशिएशन ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग जब वो पैदा हुआ था बच्चा, जब उसको फ्रेश फीडिंग स्टार्ट की थी तो उसका लेट स्टार्ट की थी, वो समय ले लिया स्टार्ट करने में, तो उस वजह से भी उसको माल न्यूट्रिशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग है उसको भी जैसे 6 मंथ के बाद अपन कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट करते थे, कई बार जैसे मान लो 6, 7, 8 पे स्टार्ट की तो उस टाइम वो भी बच्चे को कि 6 मंथ के बाद बच्चे को मदर ब्रेस्ट मिल्क से प्रॉपर रिक्वायरमेंट नहीं हो रही, इसको कंजम्पशन जितना उसको चाहिए उतना रिक्वायरमेंट नहीं हो रही, अपन कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग को लेट स्टार्ट कर रहे हैं, तो इस वजह से भी इसको माल नरिशमेंट होने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। यंग चिल्ड्रन विद द रिपीटेड इलनेस, के एक इसमें रिपीटेड इलनेस ड्यू टू द पुअर केयरिंग, inadequate health care and inappropriate feeding during the illness and पुअर हाइजीन एंड सैनिटेशन, के इलनेस के टाइम पे आपने पूरे उसका हेल्थ केयर प्रॉपरली नहीं, उसका प्रॉपर इलाज नहीं कराया, कोई भी इलनेस डायरिया हो गया, न्यूमोनिया हो गया, तो आप प्रॉपर इनएडुकेट हेल्थ केयर किया तो भी माल न्यूट्रिशन हो सकता है। और उस टाइम पे जब इलनेस है उस टाइम प्रॉपरली ब्रेस्ट फीडिंग करवाना बहुत जरूरी है, उस वजह यदि नहीं करवाते फीडिंग तो उस वजह से भी माल न्यूट्रिशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पुअर हाइजीन और सैनिटेशन, यदि हाइजीन प्रॉपर मेंटेन नहीं है, सैनिटेशन प्रॉपर मेंटेन, तो इस वजह से भी बच्चे में इलनेस के चांसेस बढ़ जाते हैं और उस वजह से इलनेस से इनको इन्फेक्शन से फिर माल न्यूट्रिशन के चांसेस। नेक्स्ट अपन देखेंगे होस्ट फैक्टर के, होस्ट फैक्टर कौन कौन से रेस्पॉन्सिबल है जिसमें माल न्यूट्रिशन होने के चांसेस। सबसे पहले एज के, मोस्ट कॉमन एज कौन सी एज ग्रुप है जो मोस्ट कॉमनली माल न्यूट्रिशन से अफेक्ट करता है, तो चिल्ड्रन लेस देन 5 ईयर ऑफ एज के, लेस देन 5 ईयर एज चिल्ड्रन मोस्ट वनरेबल होते हैं माल न्यूट्रिशन उनमें होने का। सेकंड है जेंडर की बात करें, सेक्स की, ए गर्ल चाइल्ड इज मोर ससेप्टेबल टू द अंडर न्यूट्रिशन एज कम्पेयर टू द बॉयज। अपन पहले देखा था कि गर्ल्स की पुअर फीडिंग और केयर प्रॉपरली नहीं होती तो उनमें माल न्यूट्रिशन के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें लार्ज फैमिली के, चाइल्ड इन द लार्ज फैमिली इज मोर लाइकली टू बी नेग्लेक्टेड फॉर मैनी रीजन इंक्लूडिंग द सोशल, इकोनॉमिकल, कल्चरल और पर्सनल। ये बहुत सारे फैक्टर होते हैं लार्ज फैमिली, इस वजह से बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता तो उसको माल न्यूट्रिशन के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। फिर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के, पुअर्टी इज ए इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द कोजेशन ऑफ द माल न्यूट्रिशन, तो लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस तो उनको जो उनकी डाइवर्सिटी ऑफ फूड है उनके यूज करते हैं फैमिली में वो बहुत कम होता है, ये कुछ पर्टिकुलर फूड होते हैं वो यूज करते हैं तो उनको प्रॉपर जो ओवरऑल न्यूट्रिशन जो रिक्वायरमेंट होती है वो उनको प्रॉपरली नहीं मिल पाती है, तो उस वजह से भी माल न्यूट्रिशन के उन बच्चों में रिस्क इंक्रीज हो जाता है। फिर है टर्मिनेशन ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग के, अर्ली टर्मिनेशन ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग कंपेल्स द मदर टू फीड द बेबी विद द लो न्यूट्रिएंट, डाइल्यूट और अनहाइजीनिक फॉर्मूला लीडिंग टू माल न्यूट्रिशन का, मतलब कई बार ऐसा होता है कि माँ अपने बच्चों को जल्दी ब्रेस्ट फीडिंग उनको वीनिंग करा देती है, जल्दी ब्रेस्ट फीडिंग से उनको टर्मिनेट करवा देती है, उसके बाद जो उनको प्रॉपर रिक्वायरमेंट होती है वो आप यदि प्रॉपर न्यूट्रिशन उनको नहीं प्रोवाइड हो रहा है कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग से, सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग से, तो उनको माल न्यूट्रिशन होने का चांसेस ऑब्वियसली इंक्रीज होना ही है। फिर है इग्नोरेंस ऑफ द न्यूट्रिशनल नीड, वेरी ऑफन द मदर इज इग्नोरेंट ऑफ द इंक्रीजिंग न्यूट्रिशनल नीड ऑफ द हर चाइल्ड, सी कंटिन्यू टू फीड द चाइल्ड विद द इनएडुकेट डाइट, कि जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती है तो उसको न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट इंक्रीज होती है, यदि माँ को ये पता नहीं चीज़ का, जैसे कि वो जिस मतलब एज बढ़ रही पर वो उसको ये पता वो प्रॉपर जैसे पहले न्यूट्रिशन दे रही थी उसी क्वांटिटी में दे रही है, तो इस वजह से भी न्यूट्रिशनल नीड है वो बच्चे की फुलफिल नहीं हो पा रही है। फिर एक होस्ट फैक्टर की faulty complementary feeding practice, the child has to be fed neither too early और नॉट टू लेट विद द करेक्ट एंड एडुकेट फीड, के चाइल्ड को नहीं तो अर्ली नहीं लेट, बिल्कुल एकदम करेक्ट और एडुकेट फीडिंग देंगे तभी उसकी प्रॉपर ग्रोथ हो पाएगी। इग्नोरेंस, मिथ्स, टेबोज एंड ट्रेडिशन कॉम्प्रोमाइज विद द करेक्ट फीडिंग
लीडिंग टू माल न्यूट्रिशन के ये कई सारे फैक्टर है, मिथ्स हो गया, ट्रेडिशन, किसी भी कहीं भी किसी लोकल प्लेस में ट्रेडिशन वगैरह, तो उस वजह से भी जो फीडिंग है, करेक्ट फीडिंग है, उसमें कॉम्प्रोमाइज होता है तो माल न्यूट्रिशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन मोस्ट कॉमन है कि इन्फेक्शन होने से बच्चे में कॉमन चाइल्डहुड इन्फेक्शन, जैसे बच्चे में मोस्ट कॉमनली कौन सा डायरिया हो सकता है, मीजल्स हो सकता है, ARA मीन्स द न्यूमोनिया हो सकता है, इंटेस्टाइनल वर्म टेक ए हैवी टोल ऑन द चाइल्ड हेल्थ, के जो भी चाइल्ड हेल्थ है उस वजह से उसमें डाउन होती है तो उनको माल न्यूट्रिशन होने के चांसेस बढ़ते हैं। तो एक तरह से इन्फेक्शन और माल न्यूट्रिशन के बीच में विशियस साइकिल चलता है, इन्फेक्शन से माल न्यूट्रिशन के चांसेस बढ़ते हैं और माल न्यूट्रिशन से वापस इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ते हैं। तो एक विशियस साइकिल, एक बार बच्चा इसमें फंस जाता है तो बहुत मुश्किल से उसको रिकवर हो पाता है। फिर नेक्स्ट है रिपीटेड इन्फेक्शन, रिजल्ट इन द रिड्यूस एब्जॉर्प्शन, डिक्रीज एपेटाइट ऑफ द चाइल्ड एंड मेक हिम एक्सट्रीमली वल्नरेबल टू द माल न्यूट्रिशन, क्योंकि बच्चा है इसमें रिपीटेड इन्फेक्शन हो रहा है, एक बार ट्रीट हो गया फिर वापस हो रहा है, ट्रीट हो गया वापस हो रहा है, इस वजह से भी उसकी एपेटाइट डिक्रीज हो जाएगी, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन वो डिक्रीज हो जाएगा, इस वजह से उसको माल न्यूट्रिशन होने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। फिर हेंस द चाइल्ड एंटर ए विशियस साइकिल कनेक्टिंग द इन्फेक्शन माल न्यूट्रिशन इज कॉजिंग द वर्सनिंग ऑफ द ईच अदर। इन्फेक्शन और माल न्यूट्रिशन एक तरह से विशियस साइकिल की तरह काम करते हैं, जिसमें एक दूसरे को, एक वजह से दूसरा होता है, दूसरे की वजह से वापस पहला होता है, तो एक तरह से साइकिल बन जाता है। फिर इन्वायरमेंटल कौन कौन से फैक्टर है जो रेस्पॉन्सिबल है इसके लिए, तो फिजिकल इन्वायरमेंट फैक्टर हो गए, जैसे अंडर न्यूट्रिशन मेनली रूरल एरिया में ज़्यादा प्रिवेलेंट होता है इन कंपेयर टू द अर्बन एरिया। ओपन एयर डेफिकेशन हो गया, अनहाइजीनिक सराउंडिंग हो गया, इनएडिक्वेट हैंड वॉशिंग फैसिलिटीज होगी, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द पोर्टेबल वाटर और पुअर गार्बेज डिस्पोजल फैसिलिटी मेक द चाइल्ड हाईली वनरेबल टू द माल न्यूट्रिशन थ्रू द इन्फेक्शन। कि इन कंडीशन में बच्चे में इन्फेक्शन होने के चांसेस है वो इंक्रीज हो जाएगी। यदि इन्फेक्शन होने के चांसेस इंक्रीज हो गए बच्चे को तो माल न्यूट्रिशन के भी चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। फिर कल्चरल एनवायरनमेंट, द इफेक्ट ऑफ द कल्चरल इन्फ्लुएंस ऑन द कोजेशन ऑफ द माल न्यूट्रिशन, के कल्चरल कुछ फैक्टर होते हैं जिस वजह से भी माल न्यूट्रिशन, जैसे अनसाइंटिफिक फूड हैबिट्स, जैसे किसी भी लोकल है या किसी भी अपने अपने जैसे कल्चरल के अकॉर्डिंग कहीं भी फूड वो यूज़ करते बच्चों को खिलाने के लिए, तो वो अनसाइंटिफिक है, जैसे बच्चों को उसको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा पर उससे नुकसान ही हो रहा है। कस्टम, बिलीफ और ट्रेडिशनल कंट्रीब्यूट टू द माल न्यूट्रिशन, ये सब फैक्टर है जो कल्चरल फैक्टर जो जिस वजह से, जैसे बिलीफ वगैरह ट्रेडिशन ये होता है कि बच्चों में कि बच्चा पैदा होगा तो गुड़ दी जाती है, कहीं हनी दिया जाता है, कहीं उसको पहले, तो ये सब सिस्टम है बच्चे के लिए, ये बिल्कुल ही उस एज सुन एज अर्ली पॉसिबल अपन उसको ब्रेस्ट फीडिंग देना चाहिए। तो उसकी बजाय अपन कुछ दूसरे ये कंटेंट देते, इस वजह से बच्चे को बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उसको डायरिया वगैरह के ज़्यादा चांसेस होते हैं, इन्फेक्शन के ज़्यादा चांसेस होते हैं, उस वजह से माल न्यूट्रिशन होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। फिर अवेलेबिलिटी ऑफ द बेसिक हेल्थ सर्विसेज इन द एब्सेंस ऑफ द एसेंशियल सर्विसेज जैसे इम्यूनाइजेशन, बेसिक हेल्थ केयर, वाटर एंड सैनिटेशन, यदि ये प्रॉपरली अवेलेबल नहीं है एसेंशियल सर्विसेज तो इस वजह से भी प्रॉपर इम्यूनाइजेशन यदि बच्चे को प्रॉपर नहीं हुआ तो उसको इन्फेक्शन के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे, जिस वजह से माल न्यूट्रिशन के चांसेस इंक्रीज हो सकते हैं। बेसिक हेल्थ केयर प्रॉपरली प्रोवाइड नहीं की जा रही है, वाटर और सैनिटेशन नहीं है, तो इस वजह से बच्चे को इन्फेक्शन होने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे, तो माल न्यूट्रिशन। नेक्स्ट अपन देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द माल न्यूट्रिशन, एक्यूट माल न्यूट्रिशन, क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन, एक्यूट ऑन क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले अपन देखेंगे अंडर वेट की लो वेट फॉर एज, इसका मीन्स हो गया एक्यूट ऑन द क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन, इसे अपन इस मेजर करते हैं। स्टार्टिंग अपन किसको मेजर करते हैं, स्टार्टिंग से क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन को, तो इसके क्या हो गया लेंथ या हाइट फॉर द एज, जिसके लिए अपन स्टंटिंग मेजर करते हैं। और वेस्टिंग से अपन क्या मेजर करते हैं, एक्यूट माल न्यूट्रिशन। तो वेस्टिंग के लिए अपने कैसे याद किया था, वेस के मतलब डब्ल्यू और एच, तो वेट फॉर हाइट और वेट फॉर लेंथ के वेट फॉर हाइट के वेट डब्ल्यू वेस्ट, तो वैसे अपन याद रख सकते हैं वेस मीन्स डब्ल्यू और एच के डब्ल्यू और एच एक दूसरे को फॉलो करें तो वेट डिवाइडेड बाई हाइट, तो इससे अपन वेस्टिंग को मेजर करते हैं। वेस्टिंग किसके लिए होती है मेजरमेंट के लिए, एक्यूट माल न्यूट्रिशन के लिए। अपन देखेंगे अब क्लासिफिकेशन ऑफ माल न्यूट्रिशन, जैसे इसको अपन और थोड़ा डिटेल में देखें तो इसमें ये तो है कि सीवियरली माल न्यूट्रिशन, मॉडरेट माल मतलब जैसे अपन स्टंटिंग की बात करें क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन की, तो क्रॉनिक में भी सीवियर क्रॉनिक न्यूट्रिशन हो सकता है, मॉडरेट क्रॉनिक न्यूट्रिशन, मॉडरेट माल न्यूट्रिशन हो सकता है। तो अपन उसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो जैसे अंडरवेट की बात करें, वेट फॉर एज जेड स्कोर इज एटलीस्ट 2 स्टैंडर्ड डेविएशन बिलो द मीडियन इन द WHO चाइल्ड ग्रोथ चार्ट, के अपन देखेंगे कि मतलब लेस देन 2 स्टैंडर्ड डेविएशन है, इसका मतलब
मॉडरेट अंडरवेट माल न्यूट्रिशन है। यदि लेस देन 3 स्टैंडर्ड डेविएशन है तो सीवियर अंडरवेट माल न्यूट्रिशन है। कि लो वेट फॉर एज, एक्यूट एंड क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन के मेजरमेंट में यूज करते हैं अपन इस पैरामीटर का, इजी टू मेजर एंड डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द मोर्टेलिटी। अपनी स्टंटिंग की बात करें, स्टंटिंग हाइट फॉर द एज के स्टंटिंग का फॉर्मूला कैसे मेजर करते हैं, हाइट फॉर द एज के जेड स्कोर इज एटलीस्ट 2 स्टैंडर्ड डेविएशन बिलो विद द मीडियन इन WHO चाइल्ड ग्रोथ चार्ट। कि लेस देन 2 स्टैंडर्ड डेविएशन है तो हाइट फॉर एज तो हो गया मॉडरेट, लेस देन 3 स्टैंडर्ड डेविएशन है तो उसको अपन बोलेंगे सीवियर स्टंटिंग या सीवियर क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन। के लो हाइट फॉर एज अपन किसका मेजर करते हैं, इसे क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन का मेजर कर सकते हैं। इसमें क्या क्रॉनिक है तो ग्रोथ रिटार्डेशन होगा, बहुत स्लोली और लीनियर होगा। कि जो क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन कंडीशन में लीनियर ग्रोथ रिटार्डेशन डेट रिजल्ट फ्रॉम द किसी कौन कौन से फैक्टर है, विच फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर द लीनियर ग्रोथ रिटार्डेशन के जिसमें फेलियर टू रिसीव एडुकेट न्यूट्रिशन ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम, कि ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से उसको एडुकेट न्यूट्रिशन है वो प्रॉपरली नहीं मिल पा रहा है, उसको फिलफिल नहीं हो पा रहा है, इस वजह से उसको ग्रोथ रिटार्डेशन वो लीनियरली डाउन हो रहा है। और रिकरेंट एडिक्वेंट न्यूट्रिशन ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ उसको भी क्या मतलब है, फेलियर टू रिकरेंट एडिक्वेट न्यूट्रिशन ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इस वजह से भी रिकरेंट इन्फेक्शन का, इसको रिपीटेबल इन्फेक्शन हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो उसको क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन होने के ज्यादा चांसेस है। क्रॉनिक इनसफिशिएंट न्यूट्रिएंट इंटेक के, क्रॉनिक जो बहुत समय से वो न्यूट्रिएंट इंटेक वो प्रॉपरली इनसफिशिएंट प्रॉपर नहीं है, इस वजह से भी हो सकता है। फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन हो गया जो अपन देखा आपने, सस्टेन इनएप्रोप्रिएट फीडिंग प्रैक्टिस और पुअर्टी एक तरह से क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन है, क्योंकि लॉन्ग टाइम तक आपको जो आपको फीडिंग है, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग है, प्रॉपर जो आपको फूड है वो उसमें डाइवर्सिटी ऑफ फूड बिल्कुल कम है, वेरिएबिलिटी कम है फूड में, एक ही टाइप का आप फूड ले रहे तो आपको जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट चाहिए आपकी ग्रोथ के लिए वो प्रॉपर फुलफिल नहीं हो पा रहे। नेक्स्ट है वेस्टिंग के वेट फॉर हाइट के जेड स्कोर इज एटलीस्ट 2 स्टैंडर्ड डेविएशन बिलो द मीडियन इन द WHO चाइल्ड ग्रोथ चार्ट। कि जो भी स्टैंडर्ड लेस देन 2 स्टैंडर्ड डेविएशन टू 3 स्टैंडर्ड डेविएशन तक तो है तो उसको अपन बोलेंगे मॉडरेट वेस्टिंग। यदि लेस देन 3 स्टैंडर्ड डेविएशन है, लेस देन 3 स्टैंडर्ड डेविएशन है तो उसको बोलेंगे सीवियर वेस्टिंग या सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन। लो वेट फॉर हाइट है, ये एक्यूट माल न्यूट्रिशन को मेजरमेंट करने के लिए अपने इसका पैरामीटर यूज करते हैं, वेट फॉर हाइट। और रिसेंट इसमें क्या है, यदि एक्यूट माल न्यूट्रिशन है तो इसमें क्या है, तो कंडीशन है तो रिसेंटली भी उसकी वजह से एक्यूट उसको कंडीशन भी है, उस वजह से एक्यूट कुछ फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है इसके माल न्यूट्रिशन। जैसे अभी रिसेंट एपिसोड ऑफ डायरिया हुआ है कि डायरिया की वजह से रिसेंट हुआ है, अदर एक्यूट इलनेस भी उस वजह से भी उसको हुआ, या इनएडुकेट फूड इंटेक, इनकरेक्ट फूड प्रैक्टिस, डिजीज और इन्फेक्शन, या कॉम्बिनेशन ऑफ द ऑल फैक्टर, कि जिस किसी भी फैक्टर की वजह से या ऑल फैक्टर साथ में भी रेस्पॉन्सिबल हो, इसके लिए वेस्टिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है। कि सीजनल पैटर्न विद द चेंज इन फूड अवेलेबिलिटी और डिजीज प्रिवलेंस, इस वजह से भी वेस्टिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब आप करेंगे कि असेसमेंट ऑफ द माल न्यूट्रिशन, के माल न्यूट्रिशन को अपन असेस कैसे कर सकते हैं, तो अपन ने जैसे बात की कि अपन ने देखा था कि मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस अपन मेजर करके कर सकते हैं, ग्रोथ चार्ट से कर सकते हैं, या वेट फॉर हाइट से कर सकते हैं, हाइट फॉर एज से कर सकते हैं, वेट फॉर एज से कर सकते हैं। वेट हाइट और इसके लिए अपन को स्केल चाहिए होते हैं मेजरमेंट के लिए, तो जैसे अपन वेट मेजरमेंट की बात करें तो उसके लिए अपने बच्चों में यूज करते हैं, उसको बोलते हैं साल्टर स्केल, जहाँ इमेज दिखाया हुआ है, तो इसमें बच्चे को प्रॉपर इसमें वेट मेजर किया जाता है। मेजर द वेट ऑफ द इन्फेंट एंड यंग चिल्ड्रन का अपन वेट मेजरमेंट के लिए साल्टर स्केल का यूज करते हैं। वेट शो इन द 100 ग्राम, इसमें जो वेट मेजरमेंट करते हैं वो ग्राम में मेजरमेंट होता है। फिर इन्फेंटोमीटर, जो ये जैसे ये डायग्राम दिखाए हुए हैं, इन्फेंटोमीटर का डायग्राम है, यूज टू मेजर द लेंथ ऑफ द बेबी टिल द 2 ईयर्स के 2 साल के बच्चे तक यदि उसकी हाइट मेजरमेंट या लेंथ मेजरमेंट करते तो अपन यूज करते हैं इन्फेंटोमीटर। यदि बच्चे की एज मोर देन 2 ईयर है और उसकी हाइट और लेंथ अपन को मेजरमेंट करनी है तो उसके लिए अपन यूज करते हैं स्टेडियोमीटर। तो स्टेडियोमीटर यूज करते हैं, यूज टू मेजर द हाइट आफ्टर द 2 ईयर, मतलब 2 साल से बड़ा बच्चा है तो स्टेडियोमीटर, 2 साल से छोटा बच्चा है तो उसके लिए अपन इन्फेंटोमीटर यूज करते हैं लेंथ या हाइट मेजरमेंट के लिए। फिर है नेक्स्ट केस कौन सा अपन असेसमेंट माल न्यूट्रिशन को असेसमेंट करने के लिए और कौन सा टूल्स है, तो MUAC मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस। इसके जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस, ये जैसे यहाँ पे पूरा इसकी ग्रेडिंग होती है, रेंज होती है इसके, क्या आपको सेंटीमीटर में ये
जो डाटा ये दिया गया है ग्रेडिंग ये सेंटीमीटर में होता है जिसमें, और यहाँ पे 0 सेंटीमीटर, तो अपन को यहाँ इस स्लिट से मोड़ के इस यहाँ से आके टकरानी है, 0 सेंटीमीटर इंडिकेट करता है। जो पार्ट यहाँ आके टकराएगा वो मेरा अपना वो जो आ गया वो वैल्यू आ जाएगी, उस बेसिस पे अपन ग्रेडिंग आगे ग्रेडिंग करेंगे। MUAC इज द मेजरमेंट टेकन एट द लेफ्ट अपर आर्म व्हाइल द आर्म इज हैंगिंग डाउन द साइड ऑफ द बॉडी एंड रिलैक्स, कि आप उसको बिल्कुल आर्म अपन जब भी मेजर करेंगे तो आर्म बिल्कुल एकदम रिलैक्स और हैंगिंग डाउन होना चाहिए, ऐसे ऊपर की तरफ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हैंगिंग डाउन होना चाहिए। और लेफ्ट अपर आर्म की अपन इसमें लेफ्ट अपन अपर आर्म की सर्कमफ्रेंस को मेजर करते हैं। फिर है कि MUAC मेजरमेंट रिक्वायर द लिटिल इक्विपमेंट एंड इट इज इजी टू परफॉर्म इवन ऑन द मोस्ट डेबिलिटेड इंडिविजुअल के, मतलब ये फील्ड वर्क में मोस्टली अपन न्यूट्रिशन असेसमेंट करना हो तो MUAC का यूज करते हैं। फील्ड वर्क में क्या इसके लिए बिल्कुल ही लेस इक्विपमेंट चाहिए और बहुत इजी प्रोसीजर है, इसमें फील्ड में आप फील्ड वर्कर होते हैं वो इजीली मेजरमेंट कर सकते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। फिर हम इसकी बात करें कि इसके अपन मेजरमेंट कर लिया तो अपन 3 फैक्टर हो सकते हैं कि या तो लेस देन 11, अब WHO का अकॉर्डिंग देखेंगे, या तो लेस देन 11.5 रीडिंग आती है, या 11.5 टू 12.5 रीडिंग आती है, मोर देन 12.5 रीडिंग आती है। तो 3 कंडीशन है। यदि लेस देन 11.5 आती है तो इसको अपन बोलेंगे सीवियरली एक्यूट माल न्यूट्रिशन अकॉर्डिंग टू WHO। यदि 11.2 से 12.2 सेंटीमीटर आती है तो ये येलो कैटेगरी में है, इसको बोलेंगे अंडर नरिश्ड चाइल्ड। यदि मोर देन 12.5 सेंटीमीटर आती है तो ये नॉर्मल है, इसको अपन ग्रीन कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। फिर अपन देखेंगे कि मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस इज द सेंसिटिव इंडिकेटर फॉर द असेसमेंट ऑफ द माल न्यूट्रिशन स्टेटस। ये पहले देख चुके, एक तरह से सेंसिटिव इंडिकेटर है जो फील्ड में यदि न्यूट्रिशन स्टेटस को अपन चेक करना तो यूज करेंगे। तो मोस्ट कॉमनली कि ट्राइसेप इज द मसल टू लूज और गेन वेट अलोंग विद द इज द फर्स्ट मसल टू लूज एंड गेन वेट अलोंग विद द चाइल्ड ग्रोथ, के चाइल्ड की ग्रोथ होती है, यदि उसके में वेट लॉस होता है, वेट गेन होता है तो आप सबसे पहले ट्राइसेप्स मसल है वो अफेक्ट होती है, इसलिए अपन मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस को मेजर करते हैं ताकि अपन उसका माल न्यूट्रिशन का स्टेटस है वो प्रॉपर्ली मेजर कर पाए, क्योंकि सबसे मोस्ट कॉमनली मसल इफेक्ट होती है बच्चों में, वो कौन सी होती है, ट्राइसेप होती है। फिर MUAC एज इंडिपेंडेंट की, इसमें एज का कोई रोल नहीं होता है क्योंकि इसमें अपन सिर्फ और सिर्फ अपर आर्म की सर्कमफ्रेंस को मेजर करते हैं। फिर ये कौन सी एज में यूज किया जाता है कि एज 6 मंथ टू 5 ईयर के एज के बच्चे होते हैं, उसमें न्यूट्रिशन असेसमेंट के लिए अपन मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस का यूज करते हैं MUAC का। फिर है कि चेक द गर्थ ऑफ द मिड अपर आर्म मिडवे बिटवीन द एक्रोमिन एंड ओलेक्रेनॉन के, ओलेक्रेनॉन और एक्रोमिन प्रोसेस होता है, इसका मिडवे होता है, वहां पे अपन चेक करते हैं कौन सा पार्ट लेते हैं आर्म का, तो मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस मींस द एक्रोमिन ओलेक्रेनॉन प्रोसेस के बीच का पार्ट को बोलते हैं मिड अपर आर्म पार्ट। फिर है यूज बाय द हेल्थ फील्ड वर्कर या हेल्थ वर्कर के द्वारा यूज होती है। फिर अपन देखेंगे कि नेक्स्ट असेसमेंट अपन कौन सा मेथड यूज करते हैं, तो उसमें है ग्रोथ चार्ट की असेसमेंट ऑफ द माल न्यूट्रिशन स्टेटस के असेसमेंट में ग्रोथ चार्ट का यूज होता है। उसको किसने डेवलप किया था, डिवाइड किसने किया था, डेविड मोरले ने इसको डेवलप किया था। और कब तक अपन ग्रोथ चार्ट का यूज कर सकते हैं बच्चे में न्यूट्रिशन असेसमेंट के लिए, तो अप टू 5 ईयर तक। और इसमें कौन से 2 पैरामीटर यूज किया था, एक्स एक्सेस के लिए, वाई एक्सेस के लिए, तो उसमें वेट फॉर एज अपन इसके लिए अपन जो भी चार्ट ग्रोथ चार्ट बनाते हैं वो वेट फॉर एज के बीच में मेजर अपन उसको बनाते हैं। फिर है अपन इसमें हाइट क्यों नहीं मेजर करते, इसमें अपन हाइट नहीं लेते हैं ग्रोथ चार्ट में, क्योंकि जो हाइट होती है एक बार जो हाइट है ना वो क्रॉनिक मालन्यूट्रिशन को मेजर करने में आती है, क्योंकि हाइट बहुत स्लोली बढ़ती है। और वेट होता है तो एक्यूट कंडीशन में अप हो जाएगा डाउन हो जाएगा, तो उसको मेजर करना बहुत इजी है, एक्यूट कंडीशन को मेजर करना इजी है, इसलिए अपन जो ग्रोथ चार्ट में यूज करते हैं वेट फॉर एज करते हैं। कि इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इन द वेट फॉर एज चार्ट द हाइट ऑफ द चाइल्ड इज नॉट टेकन इनटू द कंसीडरेशन। दिस इज बिकॉज वेट इज द मोस्ट सेंसिटिव मेजर ऑफ द ग्रोथ एंड एनी डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल कैन बी डिटेक्टेड इजीली बाय कंपैरिजन विद द रेफरेंस करोगे। कोई भी यदि इसमें वेट ग्रोथ में अप या डाउन होता है बच्चे की ग्रोथ में कि बच्चे के वेट में, तो उसको अपन नॉर्मल रेफरेंस करो, उससे अपन कंपेयर करके अपन इसका न्यूट्रिशन स्टेटस का आइडिया लगा सकते हो। तो वेट इसलिए देते हैं कि वेट एक तरह से सेंसिटिव पैरामीटर और एक्यूट अपन एक्यूट मेजरमेंट में यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक्यूट यदि बच्चे में कोई इलनेस वगैरह तो वेट सबसे मोस्ट कॉमन अफेक्ट होता है, वेट होता है, वेट इंक्रीज हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा, तो उसको मेजर करना तो अपन एक्यूट स्टेटस का पता लगा सकते हैं।
फिर है सुपर इम्पोज विद द एक्यूट क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन के वेट फॉर एज अपन किसके लिए यूज करते हैं, एक्यूट ऑन द क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन के लिए यूज करते हैं। फिर है WHO, इसके और ग्रोथ चार्ट में कौन कौन से टाइप है, तो WHO ग्रोथ चार्ट यूज होता है, एक ICDS ग्रोथ चार्ट होता है जो इंडिया में मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है, ICDS ग्रोथ चार्ट, जिसको हम इंडियन WHO ग्रोथ चार्ट भी बोल सकते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे WHO ग्रोथ चार्ट की। इसके अदर नेम क्या है, WHO ग्रोथ चार्ट, रोड टू हेल्थ ग्रोथ चार्ट, बोस्टन हेल्थ चार्ट और फील्ड ग्रोथ चार्ट, इसके मल्टीपल नेम है। और ये किस बेस्ड पे बनाया गया था, बेस्ड ऑन द मल्टी सेंट्रिक ग्रोथ रेफरेंस स्टडी के एक स्टडी की थी मल्टी सेंट्रिक ग्रोथ में, जिसमें क्या है सिर्फ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग को इंक्लूड किया गया। तो एक्सक्लूड किसको किया था कि मदर यदि एल्कोहलिक है या स्मोकिंग है, उस सबको उस स्टडी से इस फैक्टर को सबको एक्सक्लूड किया गया, तो सिर्फ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग को इंक्लूड किया गया था स्टडी में, तो उस बेसिस पे स्टडी की गई थी। तो उसका ये रेफरेंस लेके ये WHO का ग्रोथ चार्ट बनाया गया है। इसमें क्या होता है, इसमें दो कर्व होते हैं, अपर कर्व को अपन बोलते हैं अपर रेफरेंस कर्व, लोअर कर्व को बोलते हैं अपन लोअर रेफरेंस कर्व। अपर कर्व क्या इंडिकेट करता है कि 15th परसेंटाइल ऑफ द फॉर बॉयज, और लोअर रेफरेंस कर्व क्या इंडिकेट करता है, 3rd परसेंटाइल फॉर द गर्ल्स। इसका क्या मीनिंग होता है, जैसे अपन बात करें एक बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, उसका वेट है वो 15 परसेंटाइल है। इसका मतलब ये है कि जो भी जितने भी 2 साल के बच्चे हैं उनका 50% बच्चों का वेट है वो इस रेफरेंस कर्व से ऊपर है, और 50% बच्चों का वेट है उस रेफरेंस कर्व से नीचे है। और अपन इसकी बात करें 3rd परसेंटाइल फॉर द गर्ल्स, 3rd परसेंटाइल फॉर द गर्ल्स, इसका मीनिंग क्या है, जैसे अपन 2 साल की बच्ची के वेट की बात करें, 2 साल बच्ची का वेट 3rd परसेंटाइल है। इसका मीन्स है कि 2 साल की जितनी भी बच्चियां है, गर्ल्स है, उनका वेट 97% गर्ल्स का वेट है वो इस रेफरेंस कर्व से ऊपर है, और 3% बच्ची का गर्ल्स है उनका वेट है वो ये रेफरेंस लोअर रेफरेंस कर्व इसके नीचे है। ये इंडिकेट करता है कि जैसे 50% मीन्स 50% बच्चों का वेट ऊपर, 50% बच्चों का वेट नीचे। 3rd परसेंटाइल मीन्स 97% बच्चों का वेट है उसी सेम एज ग्रुप का वो ऊपर है, और 3% बच्चों का वेट है जो उसी सेम एज ग्रुप के वो इस रेफरेंस कर्व से नीचे है। तो अपर रेफरेंस कर्व क्या इंडिकेट करता है, 50th परसेंटाइल फॉर द बॉयज, और लोअर रेफरेंस कर्व क्या इंडिकेट करता है, 3rd परसेंटाइल फॉर द गर्ल्स। अब अपन बात करें इसमें से कि कौन सा रोड टू हेल्थ है और कौन सा एरिया है वो, जैसे कि 3rd एरिया बिटवीन द अपर रेफरेंस कर्व एंड लोअर रेफरेंस कर्व। अपर रेफरेंस कर्व मींस द 15th परसेंटाइल फॉर द बॉयज, लोअर रेफरेंस कर्व मींस द 3rd परसेंटाइल फॉर द गर्ल्स। इन दोनों के बीच का यदि एरिया में बच्चे का यदि अपन इधर से वेट मेजर करते हैं, जैसे वेट बच्चे का आया यहाँ पे 20 kg, और इधर से एज मेजर की, एज आगे बच्चे की यहाँ पे 5 years, तो अपन ने यहाँ से अपन ने इसको मैच किया, तो यहाँ पे अपना मिड पॉइंट आया, यहाँ पे मिड पॉइंट अपना जो मिड पॉइंट है वो कहाँ पे आया, अपर रेफरेंस करो लोअर रेफरेंस करो के बीच में आया। इसका मतलब क्या इंडिकेट करता है कि इट्स द जो बच्चे का जो भी ग्रोथ चार्ट में अपने मेजर किया है, तो ये रोड टू हेल्थ है कि बच्चे की हेल्थ प्रॉपर है, वो उसको किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है। यदि बच्चे का मान लो वेट है 3 kg और बच्चे की एज है 3, तो अपन यदि मैच करें तो यहाँ पे लोअर रेफरेंस करो से बिलो यदि लाइन में यदि बच्चे का मीट पॉइंट मिलता है वेट और एज का, तो इसको बोलते हैं अपन बच्चा माल न्यूट्रिशन, बच्चा है वो माल न्यूट्रिशन की कैटेगरी में है। तो यदि अपर रेफरेंस करो लोअर रेफरेंस करो के बीच में बच्चे का यदि मीटअप पॉइंट आता है वेट और एज का, तो इसका मतलब रोड टू हेल्थ है। यदि बिलो द लोअर रेफरेंस करो है, तो इसका मतलब बच्चा है वो माल न्यूट्रिशन का, उसको माल न्यूट्रिशन है। फिर अपन बात करें ICDS ग्रोथ चार्ट की, ये भी WHO ग्रोथ चार्ट से भी अडोप्टेड है। ये भी बेस्ड ऑन द मल्टी सेंट्रिक ग्रोथ रेफरेंस स्टडी के ऊपर, ये भी MGRS के ऊपर बेस्ड है। MGRS अपने पहले बात की थी, इंक्लूड द एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग बेबीज एंड एक्सक्लूड द फैक्टर लाइक द मैटरनल एल्कोहल और स्मोकिंग फैक्टर को इसमें अपन इंक्लूड नहीं करते हैं स्टडी में। फिर है कि ICDS ग्रोथ चार्ट है वो 2 टाइप के, जो अपने पिंक यूज करते हैं वो गर्ल्स के लिए करते हैं, पिंक कलर का ग्रोथ चार्ट, और ब्लू कलर का ग्रोथ चार्ट होता है वो अपन बॉयज के लिए यूज करते हैं। फिर है कि इसमें से अपन क्या होता है, इसके कौन से चार्ट क्या है, इसका नेक्स्ट अपनी स्लाइड में आएगा कि फर्स्ट साइन ऑफ द ग्रोथ फेलियर इज द, यदि अपने जो भी ग्रोथ चार्ट अपने बनाते हैं, यदि जो कर्व आता है यदि फ्लैटनिंग हो जाए, कर्व का यदि अपन जो मेजर करते हैं कर्व यदि फ्लैटनिंग हो जाए, तो इसका मतलब ये
साइन, फर्स्ट साइन है कि बच्चे की जो ग्रोथ है वो फेलियर हो रही, प्रॉपर उसका ग्रोथ नहीं हो रही है। डायरेक्शन ऑफ द ग्रोथ चार्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन द पोजीशन ऑफ द डॉट्स। के डायरेक्शन है कि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन द पोजीशन ऑफ द डॉट्स। कहाँ पे मीटअप हो रहा है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, डायरेक्शन ऑफ द ग्रोथ चार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपन अब बात करें कि जैसे यहाँ पे अपन आईसीडीएस ग्रोथ चार्ट की बात करेंगे, जिसमें अपन ने वाई एक्सिस पे क्या अपन लेते हैं, वेट लेते हैं, और एक्स एक्सिस पे अपन क्या लेते हैं, एज लेते हैं। डब्ल्यूएचओ में यही, इसमें भी यही कि वाई एक्सिस पे अपन को वेट लेना है और एक्स एक्सिस पे अपन को एज पैरामीटर लेना है। फिर इसमें 3 लाइन होती है, अपर रेफरेंस लाइन जिसको अपन 0 से डिनोट करते हैं, लोअर रेफरेंस लाइन जिसको अपन -2 स्टैंडर्ड डेविएशन से डिनोट करते हैं, और लोअर रेफरेंस लाइन होती है, और लास्ट वन होती है जो सबसे लो होती है, उसको बोलते हैं अपन -3 स्टैंडर्ड डेविएशन। कि 0 स्टैंडर्ड डेविएशन, -2 स्टैंडर्ड डेविएशन मिडिल लाइन को, और जो लोअर करो है उसको बोलेंगे अपन -3 स्टैंडर्ड डेविएशन, -3 SD। अब क्या होता है, यदि अपन ने मेजर किया बच्चे का, यहाँ पे अपन ने उसको ग्रोथ और एज उसका मेजर किया, और बच्चे को अपन ने इसको आईसीडीएस के ऊपर प्लॉट किया, तो यदि उसका अपन ने पैरामीटर मेजर करके उसको इसके ऊपर प्लॉटिंग की, तो मान लो वो 0 to -2 स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में यदि वो उसका डॉटिंग होती है, मीटअप होता है पॉइंट का, इसका मीन्स है ये क्या इंडिकेट करता है, रोड टू हेल्थ, के बच्चा प्रॉपर ग्रोथ हो रही है, बच्चा प्रॉपर उसको न्यूट्रिशन प्रॉपर मिल रहा है और सब कुछ अच्छा है। ग्रीन कलर कैटेगरी में रखेंगे, एडवाइस टेक केयर ऑफ द डेंजर साइन। यदि कोई डेंजर साइन आती है तो आप उसकी केयर कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, हेल्थ केयर जा सकते हो। बाकी आपको बच्चे की प्रॉपर ग्रोथ है, आपको कुछ भी करने की एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता नहीं है। यदि बच्चे का अपन ने यहाँ पे प्लॉटिंग किया, यदि -2 to -3 के बीच में आता है, -2 स्टैंडर्ड डेविएशन और -3 स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में आता है, इसका मीन्स है माइल्ड टू मॉडरेट माइल्ड न्यूट्रिशन। क्या -2 to -3 के बीच में आता तो माइल्ड टू मॉडरेट माइल्ड न्यूट्रिशन हो गया। इसको अपन कौन सी कैटेगरी में रखेंगे, येलो कलर कैटेगरी में रखेंगे। एडवाइस क्या दे सकेंगे, सप्लीमेंट विद द डाइट एंड ब्रेस्ट फीडिंग, क्या आपको प्रॉपर सप्लीमेंट दो और ब्रेस्ट फीडिंग को कंटिन्यू रखो। यदि बच्चे को प्लॉटिंग किया वो लेस देन 3 स्टैंडर्ड डेविएशन, इस कर्व के नीचे यदि वो आता है किसी भी जगह पे, लेस देन 3 स्टैंडर्ड डेविएशन प्लॉटिंग के टाइम पे आता है, तो उसको अपन बोलेंगे सीवियर माल न्यूट्रिशन। कि उसको अपन कौन सी कैटेगरी देंगे, रेड कलर, उसको तुरंत रेफरल करेंगे सीएससी लेवल पे, क्योंकि अपन इसको फेस्ट रेफरल यूनिट बोलते हैं, एफआरयू जो अपन फेस्ट रेफरल यूनिट सीएससी, तो पहले सीएससी पे रेफर करेंगे। यदि वहाँ पे भी उसको अलग से और एडवांस ट्रीटमेंट चाहिए तो अबोव लेवल भी इसको रेफरेंस कर सकते हैं। तो ये हो गया कि 0 to -2 स्टैंडर्ड डेविएशन, लो रोड फॉर द हेल्थ, -2 to -3 मॉडरेट टू माइल्ड टू मॉडरेट माल न्यूट्रिशन, बिलो द -3 स्टैंडर्ड डेविएशन मीन्स द सीवियर माल न्यूट्रिशन। फिर अपन बात करेंगे अपने ग्रोथ चार्ट जो कि पढ़े, इसका यूजेज क्या क्या हो सकते हैं, डिफरेंट फील्ड में क्या क्या यूज करते हैं, डिफरेंट वे में क्या। तो सबसे पहले है कि ग्रोथ मॉनिटरिंग के लिए यूज करते हैं। सेकंड है यूज एज ए डायग्नोस्टिक टूल फॉर आइडेंटिफाइंग द हाई रिस्क चिल्ड्रन, के कौन कौन से बच्चे हैं जिसमें माल न्यूट्रिशन होने का बहुत ज़्यादा चांसेज है, तो उस वजह से अपन उनको डायग्नोसिस में हेल्प करते हैं। इसको डायग्नोस्टिक टूल में काम करते हैं हाई रिस्क चिल्ड्रन को आइडेंटिफाई करने में। नेक्स्ट है प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग, जैसे अपन ने क्या माल न्यूट्रिशन का अपने असेसमेंट किया, माल न्यूट्रिशन पता चला, अपन इसकी ग्रेडिंग दे सकते हैं। इस बेसिस पे जो ऑब्जेक्टिव बने वो अपनी प्लानिंग और पॉलिसी मेकिंग में बिल्कुल हेल्प कर सकते हैं, जो लोकल या सेंट्रल लेवल पे बिल्कुल हेल्प कर सकते हैं। उस बेसिस पे अपन उस बच्चों को और आगे प्रोग्राम या पॉलिसी वगैरह बनाते हैं जिससे उन बच्चों को न्यूट्रिशन प्रॉपरली सप्लाई हो सके। फिर है एजुकेशनल टूल का भी काम कर सकते हैं, कि बिकॉज ऑफ द इट इज विजुअल, जैसे कैसे जो कि मदर को अपन समझा दे कि आपको एक ग्रोथ चार्ट का यूज कैसे कर सकते हो, तो वो अपने बच्चे को एक बार यदि उसको क्योंकि विजुअली कैरेक्टर है जिसमें विजुअली देख सकते हैं, विजुअली उसको मेजर कर सकते हैं। यदि माँ को एक बार समझ में आ जाए तो वो उसके बच्चे की ग्रोथ मॉनिटरिंग करने में खुद को एनकरेज करेगी, खुद मोटिवेट होगी, तो खुद के लेवल पे वो बच्चे की ग्रोथ मॉनिटरिंग, वो जो प्लॉटिंग खुद कर सकती है, न्यूट्रिशन स्टेटस ग्रोथ चार्ट में खुद मेजर कर सकती है। फिर अपन बात करें टूल्स फॉर द एक्शन, कि इट्स हेल्प द हेल्थ वर्कर ऑन द टाइप ऑफ द इंटरवेंशन दैट इज नीडेड, इट विल हेल्प टू मेक द रेफरल ईजियर। फिर इवेल्युएशन में हेल्प करता है, कोई भी प्रोग्राम है या कोई भी अपन कोई भी प्रोग्राम चल रहा है न्यूट्रिशन वाला, तो उसका इम्पैक्ट का पता चल सकता है कि आपके उस प्रोग्राम की वजह से बच्चों की न्यूट्रिशन में कितना इंप्रूवमेंट है कितना नहीं आया। तो इट्स प्रोवाइड ए गुड मेथड टू इवेलुएट द इफेक्टिवनेस of the corrective measure and the impact of the program
और स्पेशल इंटरवेंशन फॉर द इम्प्रूविंग चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के, और बच्चे की चाइल्ड ग्रोथ या डेवलपमेंट की स्पेशल इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है, जो प्रोग्राम चल रहा है उसका इम्पैक्ट और इफेक्टिवनेस क्या, इसका अपन आइडिया लगा सकते हैं। फिर एक टूल्स फॉर द टीचिंग, इट कैन आल्सो बी यूज फॉर टीचिंग, फॉर एग्जांपल इंपॉर्टेंस ऑफ द एडिक्वेट फीडिंग, द डिलेटेरियस इफेक्ट ऑफ द डायरिया। अपन क्या, जैसे फीडिंग यदि प्रॉपर हो रही है, एडिकेट हो रही है, तो अपन इसके ऊपर ग्रोथ चार्ट के ऊपर अपन उसका बच्चे को प्लॉटिंग करेंगे तो उसको अपन को पता चलेगा कि हाँ कि उसका प्रॉपर ग्रोथ हो रही है। यदि डायरिया हो गया तो अपन वापस प्लॉटिंग करेंगे तो बच्चा को माल न्यूट्रिशन होने का चांस है। तो एक तरह से टीचिंग टूल्स के लिए भी, टीचिंग के लिए भी टूल्स की तरह काम करता है। फिर एक क्लासिफिकेशन टू एक्सेस द माल न्यूट्रिशन स्टेटस, के माल न्यूट्रिशन को स्टेटस को पता करने के लिए क्लासिफिकेशन को, जैसे गोमेज क्लासिफिकेशन हो गया, वाटरलो क्लासिफिकेशन। सबसे पहले अपन बात करेंगे वाटरलो क्लासिफिकेशन। तो इसमें अपन कौन से पैरामीटर लेते हैं, वेट फॉर हाइट, वेस्टिंग वाला हो गया, हाइट फॉर एज, तो क्रोनिक माल न्यूट्रिशन वाला हो गया, और फिर इससे अपन न्यूट्रिशन स्टेटस पता चल सकते हैं। अपन इसमें वेट फॉर हाइट है वो 80% लेते हैं कि मोर देन 80 है, इक्वल टू 80 है तो वेट फॉर हाइट तो नॉर्मल है बच्चा। और हाइट फॉर एज है कि मोर देन 90% है हाइट फॉर एज, और इक्वल या मोर देन 90% तो बच्चा नॉर्मल है। यदि दोनों फैक्टर है कि मोर देन 80% वेट फॉर हाइट और मोर देन 90% हाइट फॉर एज, तो बच्चा न्यूट्रिशन स्टेटस नॉर्मल है। और अपन वेट फॉर हाइट लेस देन 80% है, मतलब वेट फॉर हाइट नॉर्मल नहीं है पर हाइट फॉर एज नॉर्मल है कि मोर देन 90%, तो बच्चा मतलब वेट फॉर हाइट अपन किसको इंडिकेट करता है, वेस्टिंग को, तो बच्चा वेस्टेड हो गया। फिर है कि वेट फॉर हाइट नॉर्मल है, मोर देन 80 या 80% है, पर हाइट फॉर एज लेस है, लेस देन 90%, तो हाइट फॉर एज किसको इंडिकेट करता है, स्टंटिंग को, तो स्टंटिंग हो गया। दोनों ही अब नॉर्मल है कि दोनों की वैल्यू लेस देन 80 लेस देन 90%, तो बच्चा वेस्टेड प्लस स्टंट हो गया। फिर अपन बात करते हैं वेलकम ट्रस्ट क्लासिफिकेशन। तो इसमें क्या करते हैं अपन, इसमें दो पैरामीटर यूज करते हैं, वेट और एडिमा, कि मोर देन 80% रेंज है वेट और एडिमा एब्सेंट है तो बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है। यदि बच्चे का वेट 60 to 80% है, लेस देन 80% है बट अप टू 60 है कि 60 to 80 की रेंज में है, एडिमा एब्सेंट है तो बच्चा अंडर न्यूट्रिशन है। और 60 to 80 है प्लस एडिमा प्रेजेंट है तो बच्चे का वेट तो कम से कम है, ये एडिमा प्रेजेंट तो बच्चा को क्या हो गया, क्वासी ओरकोर है। और लेस देन 60% वेट है और एडिमा एब्सेंट है कि तो उसको मेरिस्मस हो गया। और लेस देन 60% वेट है और प्लस एडिमा प्रेजेंट है तो बच्चे को मेरिस्मिक क्वासिओरकर का मिक्सर, उसको पीएम का मिक्सर हो गया। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के दो टाइप होते हैं, मेरिस्मिक और क्वासिओरकर, उसका उसको मिक्सर मेरिस्मिक भी है और क्वासिओरकर भी प्रेजेंट है, यदि लेस देन 60 विद एडिमा। अब हम बात करते हैं गोमेज क्लासिफिकेशन। इसमें कौन से पैरामीटर, वेट फॉर एज इसमें पैरामीटर लिए किए जाते हैं, कोई भी हाइट के ऊपर कोई कमेंट नहीं होता है। तो इसमें इसके अंदर 3 डिग्री होती है कि फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री। फर्स्ट डिग्री और एक नॉर्मल, 4 डिग्री होती है इसमें वेट फॉर एज। यदि मोर देन 90% है वेट फॉर एज परसेंटेज तो बिल्कुल बच्चा नॉर्मल है। फर्स्ट डिग्री में इसमें 15% का अपन गैप लेते हैं कि मोर देन 90 नॉर्मल, 90 टू 76 टू 90 है तो फर्स्ट डिग्री, और 60 टू 75 है तो सेकेंड डिग्री, और थर्ड डिग्री कब हो गया, लेस देन 60 है तो थर्ड डिग्री प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन हो गया। फिर है अपन क्लासिफिकेशन ऑफ माल न्यूट्रिशन देखे कि सीवियरली एक्यूट, सेम का क्या क्राइटेरिया, और मॉडरेट एक्यूट माल न्यूट्रिशन में मैम का क्या क्राइटेरिया। सेम और मैम का देखे तो सेम का क्या क्राइटेरिया हो सकता है, अपन इसमें कौन सा फैक्टर लेते हैं कि एक्यूट माल न्यूट्रिशन है तो अपन वेस्टिंग यूज करेंगे। तो वेस्टिंग के लिए अपन क्या यूज करते हैं, वेट फॉर हाइट। तो वेट फॉर हाइट लेस देन 3 स्टैंडर्ड डेविएशन, ये मीन्स द लेस देन 70% ऑफ मीडियन वेट फॉर हाइट, और मिड अपर आर्म सर्कमफरेंस लेस देन 11.5 सेंटीमीटर, या बाइलेटरल पिटिंग एडिमा, क्योंकि न्यूट्रिशनल एडिमा होता है ना हमेशा वो बाइलेटरल होता है और पिटिंग टाइप का होता है, तो कभी भी यूनिलेटरल नहीं हो सकता न्यूट्रिशनल एडिमा, क्योंकि न्यूट्रिशन फैक्टर तो पूरी बॉडी में इफेक्ट करते हैं, तो उसमें बाइलेटरल होगा और हमेशा पिटिंग टाइप का एडिमा होगा। प्लस विजिबल सीवियर साइन ऑफ वेस्टिंग के, यदि सीवियर साइन विजिबल है तो यदि ये फैक्टर प्रेजेंट है तो उसको अपन बोलेंगे सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन। यदि वेट फॉर हाइट लेस देन 2 स्टैंडर्ड डेविएशन है, मतलब 70 to 80% ऑफ मीडियन वेट फॉर हाइट है, या मिड अपर आर्म सर्कमफरेंस बिटवीन 11.5 to 12.5 है, नो बाइलेटरल पिटिंग एडिमा और क्लिनिकली वेल विद गुड एपेटाइट। यदि दो फैक्टर यदि प्रेजेंट है कि वेट फॉर हाइट लेस देन 2 स्टैंडर्ड डेविएशन और मिड अपर आर्म सर्कमफरेंस बिटवीन द 11.5 to 12.5 सेंटीमीटर, तो ये कंडीशन है मॉडरेट एक्यूट माल न्यूट्रिशन क्राइटेरिया को डिफाइन करने के लिए। फिर अपन सबसे पहले अपन ने अभी देखा कि सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन के 4 क्राइटेरिया होते हैं, वेट फॉर हाइट लेस देन 3 SD,
MUAC लेस देन 11.5 सेंटीमीटर, बाइलेटरल पिल्टिंग एडिमा और विजिबल सीवियर साइन ऑफ द वेस्टिंग। तो अब क्या कर सकते हैं, सेम को मैनेज करना पड़ेगा, और मैनेज कहाँ से कर सकते हैं, बच्चे को अपन को NRC में उसको एडमिट करना पड़ेगा, न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर। फिर अपन NRC के बारे में करेंगे। NRC मीन्स द न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर। फैसिलिटी बेस्ड के हॉस्पिटल बेस्ड या फैसिलिटी बेस्ड यूनिट होती है। इट्स प्रोवाइड द मेडिकल प्लस न्यूट्रिशनल केयर, कि मेरी मेडिकल कॉम्प्लिकेशन है उसको भी ट्रीटमेंट मिलेगा वहाँ पे, प्लस उसको ग्रोथ के लिए, प्रॉपर ग्रोथ के लिए, कैचअप ग्रोथ के लिए न्यूट्रिशन केयर भी इसको प्रॉपर्ली प्रोवाइड होगा। तो इसमें मेडिकल प्लस न्यूट्रिशन केयर दोनों प्रोवाइड होती है टू सेम चिल्ड्रन अंडर द 5 ईयर ऑफ एज। NRC में कितने एज के बच्चों को ट्रीट किया जाता है, अप टू 5 ईयर एज के बच्चों को ट्रीट किया जाता है विद द मेडिकल। कोई भी मेडिकल कंडीशन है तो उसको मेडिकल कंडीशन न्यूट्रिशन केयर भी प्रोवाइड की जाएगी। 5 साल के बच्चों तक वहाँ इलाज प्रॉपर्ली प्रोवाइड किया जाएगा। फिर है कि एडमिशन क्राइटेरिया क्या क्या है, कि मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस लेस देन 11.5 सेंटीमीटर विद और विदाउट एनी ग्रेड ऑफ एडिमा, कि एडिमा प्रेजेंट हो एब्सेंट हो। यदि मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस लेस देन 11.5 सेंटीमीटर तो उसको NRC में एडमिट कर देंगे। या वेट फॉर हाइट वेस्टिंग लेस देन 3 स्टैंडर्ड डेविएशन है तो उसको अपन एडमिट कर देंगे। या बाइलेटरल एडिमा है और इसके साथ में लॉस ऑफ एपेटाइट, हाइपोथर्मिया, फीवर, परसिस्टेंट वॉमिटिंग हो रही है बच्चे को, हाइपोग्लाइसेमिया है, शुगर बहुत लो हो रखी बॉडी में, सीवियर डिहाइड्रेशन है, न्यूमोनिया है, एनीमिया या वीक एपैथी और अनकॉन्शियस है, तो ये सब एडमिशन क्राइटेरिया है कि ये सब प्रेजेंट है तो अपने बच्चे को NRC में एडमिट करेंगे, वहाँ उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। और कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, तो जो भी अपने बड़ी मेडिकल कंडीशन, न्यूमोनिया, डायरिया, एनीमिया, कुछ भी यदि अनकॉन्शियस या एपैथी है, ट्रीटमेंट ऑफ द ऑल मेडिकल कॉम्प्लिकेशन, कोई भी मेडिकल कॉम्प्लिकेशन सबसे पहले वहाँ पे ट्रीटमेंट सबसे पहले इनका किया जाता है। फिर 24 आवर केयर एंड मॉनिटरिंग ऑफ द चाइल्ड, के 24 आवर प्रॉपर मॉनिटरिंग होगी, उसकी केयर होगी। थेरेपेटिक फीडिंग दी जाएगी जिसमें 3 फेज होती है, सब जो फीडिंग के लिए 3 फेज होती है। तो उस पे सबसे पहले बच्चे को मेडिकल कंडीशन का है तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे। फिर उसका कौन सा होगा, ट्रांजिशन फेज होगा, कि स्टेबलाइज हो गया पेशेंट, मेडिकल कंडीशन को हमने ट्रीट कर लिया, अब ट्रांजिशन फेज है कि वो स्टेबलाइजेशन फेज से उसको अब रिहेबिलिटेशन फेज में जाना, तो बीच में ट्रांजिशन फेज आती है जिसमें वो न्यूट्रिशन वगैरह प्रॉपर फीडिंग वगैरह स्टार्ट करता है। फिर आती है रिहेबिलिटेशन फेज जिसमें वो बच्चा अपनी रिस्टोर करता है न्यूट्रिशन को। फिर है डेमोन्स्ट्रेशन ऑन द प्रिपरेशन ऑफ द एनर्जी डेंस फूड विद यूजिंग द लोकल अवेलेबल फूड, के जो भी लोकल अवेलेबल फूड है उससे आप कैसे एनर्जी डेंस फूड्स प्रिपेयर करते हैं उसके बारे में उनको डेमोन्स्ट्रेशन दिया जाता है बच्चे के पेरेंट्स को, बच्चे की माँ को, ताकि वो उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन जो भी उसको प्रोवाइड करे तो उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट अवेलेबल हो। फिर है काउंसलिंग ऑन द एप्रोप्रिएट फीडिंग एंड हाइजीन, के उनको फीडिंग के ऊपर और हाइजीन के ऊपर काउंसलिंग दी जाती है कि हाइजीन मेंटेन रखना कितना जरूरी है और कैसे रख सकते हो, और फीडिंग कौन से टाइम में कितनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, डेंस फीडिंग आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, इसके ऊपर पूरा उनको काउंसलिंग किया जाता है। फिर सेंसरी स्टिमुलेशन एंड इमोशनल केयर, तो साइकोसोशियल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है बच्चों में, यदि कोई बच्चे को मालन्यूट्रिशन तो उसके लिए सेंसरी स्टिमुलेशन और इमोशनल केयर की रिक्वायरमेंट होती है। फिर फॉलोअप ऑफ द डिस्चार्ज पेशेंट के लिए भी फॉलोअप रूल होता है कि फॉलोअप कितने टाइम में कब करना चाहिए वो अपन आगे देखेंगे। तो सबसे पहले अपन देखेंगे सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन का मैनेजमेंट, जिसको अपन ने अब NRC में एडमिट कर दिया तो वहाँ पे उसको थेरेपेटिक फीडिंग दी जाती है। तो थेरेपेटिक फीडिंग के 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला फेज होती है स्टेबलाइजेशन फेज, कि उसमें बच्चा जब भी आए तो उसको पहले स्टेबलाइज करना है, बाद उसको न्यूट्रिशन ग्रोथ तो उसके बाद में देखेंगे, पहले स्टेबलाइज करना है। कि ड्यूरेशन यूजुअली 2 to 3 डेज तक उसको नॉर्मल यूज होता है, यदि बच्चा ज़्यादा सीरियस है तो अप टू वीक 2 वीक तक भी एक्सटेंड हो सकती है स्टेबलाइजेशन फेज। ऑब्जेक्टिव क्या है, ट्रीट द लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम एंड स्टेबलाइज द मेटाबॉलिज्म, बच्चे में लाइफ थ्रेटनिंग जो भी प्रॉब्लम थी, हाइपोथर्मिया, हाइपोग्लाइसेमिया, इन्फेक्शन वगैरह, उसको अपन को प्रॉब्लम को मिनिमाइज करना है और स्टेबलाइज करना है। इंडिकेटर क्या, फॉर चिल्ड्रन विद द मेडिकल कॉम्प्लिकेशन, इन्फेक्शन, हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपोथर्मिया, डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, इन सबको अपन मेडिकल कंडीशन को ट्रीट करना है। ये है स्टेबलाइजेशन फेज का मकसद। फिर अपन बात करेंगे क्या क्या इंटरवेंशन प्रोवाइड किए जाते हैं, ट्रीट और प्रिवेंट द हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपोथर्मिया, यदि प्रेजेंट है तो ट्रीट करेंगे, यदि नहीं है तो उसको अपन प्रिवेंट करेंगे, होने से बचाएंगे कि बच्चे को हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपोथर्मिया ना हो। फ्रिक्वेंट फीडिंग देंगे, कीप वार्म करेंगे, उसको वार्मिंग प्रॉपर देते रहेंगे। इन्फेक्शन को अपन एंटीबायोटिक से प्रॉपर ट्रीट करेंगे। फिर है डिहाइड्रेशन को करेक्ट करेंगे, इसके अपन लो ऑस्मोर ORS यूज करेंगे, और जब तक उसको शॉक ना हो तब तक अपन IV फ्लूइड को उसको में अवॉइड ही करेंगे। करेक्ट द इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, जैसे पोटेशियम, मैग्नीशियम सप्लीमेंटेशन देंगे और सोडियम को रेस्ट्रिक्शन करेंगे।
और प्रोवाइड द माइक्रोन्यूट्रिएंट, उसको प्रॉपर माइक्रोन्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेंगे, जैसे विटामिन ए एज पर प्रोटोकॉल, मल्टीविटामिन, फोलिक एसिड, जिंक, कॉपर। एक चीज का ध्यान रखना, आयरन है वो स्टेबलाइजेशन फेज में यूज नहीं करते, बाकी सब अपन माइक्रोन्यूट्रिएंट यूज करते हैं। आयरन का अपन यूज करेंगे रिहेबिलिटेशन फेज में, अभी आयरन का यूज नहीं करते, बाकी सब अपन माइक्रोन्यूट्रिएंट उसमें जो जो रिक्वायरमेंट है वो प्रॉपर दे, फोलिक एसिड, जिंक, कॉपर सब दे सकते हैं। फिर है फीडिंग। अब उसमें फीडिंग अपन स्टार्टिंग डाइट यूज कर सकते हैं, उसमें कौन सी डाइट यूज करते हैं, स्मॉल और फ्रीक्वेंट फीड, मतलब 8 to 12 टाइम पर डे। तो F75 थेरेपेटिक डाइट यूज करते हैं, उसमें अपन स्टार्ट करते हैं तो उसकी 8 to 12 टाइम पर डे अपन यूज करते हैं, जिसमें प्रोटीन लो होता है, लो सोडियम होता है, हायर कार्बोहाइड्रेट होता है, मीन 75 किलो कैलोरी पर 100 ml उसमें एनर्जी होती है, कैलोरी इतनी होती है, उसमें लो प्रोटीन और लो सोडियम कंटेंट होता है F75 में। तो F75 F का मीन्स फॉर्मूला 75 का मीन्स 75 किलो कैलोरी पर 100 ml अपन को कैलोरी मिलती है और एनर्जी इतनी मिलती है, और इसमें प्रोटीन होता है पर 100 ml में वो 0.9 to 1 ग्राम प्रोटीन अवेलेबल होता है F75 में। फिर अपन बात करेंगे नेक्स्ट ट्रांजिशन फेज की, ड्यूरेशन 2 to 3 days आफ्टर द स्टेबलाइजेशन, वंस द कॉम्प्लिकेशन सबसाइड, के अपने कॉम्प्लिकेशन थे उसको सबसाइड कर दिया, बच्चा स्टेबलाइज हो गया, अब अपन को उसको ट्रांजिशन फेज में आ गया। अब इसका अपने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस फेज में, ग्रेजुअल अडेप्टेशन फ्रॉम द स्टेबलाइजेशन टू रैपिड कैचअप ग्रोथ, के अपन बच्चे को एकदम, अब बच्चे को कैचअप ग्रोथ, ग्रेजुअल एडेप्टेशन फ्रॉम द स्टेबलाइजेशन टू द रैपिड, अब उसका स्टेबलाइजेशन हो गया, अब उसको अपन को कैचअप ग्रोथ पे अपना फोकस्ड होना चाहिए। तो उसकी की इंफॉर्मेशन क्या क्या है, ऐसे अपन बच्चे की शिफ्टिंग करेंगे, जो फीडिंग शिफ्टिंग जो F75 टू F100 पे शिफ्टिंग करेंगे, जिसमें हायर एनर्जी और हायर प्रोटीन लेवल होता है, और मॉनिटर टॉलरेंस के, कोई उसको वॉमिटिंग नहीं हो रही है, कोई एब्डोमिनल डिस्टेंशन नहीं हो रहा है, और इंप्रूव एपेटाइट, ये सब अपन मॉनिटर करेंगे इसमें ये फैक्टर। और माइक्रोन्यूट्रिएंट है उसकी सप्लीमेंट अपन कंटिन्यू रखेंगे, और कॉम्प्लिकेशन का रिलेप्स है, ये सबसे इंपॉर्टेंट के कॉम्प्लिकेशन जो भी है, वो जो भी फैक्टर थे मेडिकल कंडीशन, उसका रिलेप्स नहीं हो, इसका अपन को प्रॉपर मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। फिर F100 का मीन्स है F फॉर्मूला 100 मीन्स 100 कैलोरी पर 100 ml अपन को 100 कैलोरी मिलती है इसमें एनर्जी, और 100 किलो कैलोरी एनर्जी होती है, उसमें प्रोटीन होता है, उसमें 0.9 to 1.1 होता है, इसमें 3 के अराउंड होता है कि 2.9 ग्राम प्रोटीन पर 100 ml F100 में। फिर अपन बात करेंगे रिहेबिलिटेशन फेज की। अब आ गया ये इनिशिएटेड व्हेन देयर इज ए मेजर लॉस ऑफ एडिमा, कि पूरा मतलब लगभग एडिमा सबसाइड हो गया है, और एपेटाइट है वो मोर देन 90%, एपेटाइट मोर देन 90% उसकी एपेटाइट हो गई है, उस कंडीशन में अपन रिहेबिलिटेशन फेज का स्टार्ट करेंगे। इसकी ड्यूरेशन होती है 2 to 4 वीक होती है, और एनआरसी सेंटर में भी अपन रिहेबिलिटेशन फेज हो सकती है, और होम बेस्ड जिसमें फॉलोअप होता रहेगा, और होम बेस्ड केयर होती रहेगी, और उसको प्रॉपर जब भी इसको फॉलोअप करने बोला होगा तब फॉलोअप लेने आना है वहाँ पे फैसिलिटी पे, फैसिलिटी सेंटर में, बाकी होम बेस्ड केयर कर सकते हैं। इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है, अचीव द कैचअप ग्रोथ, जो ग्रोथ है उसको अचीव करना है, प्लस इसमें न्यूट्रिशन स्टेट है उसको रिस्टोर करना है, कि अपने इनिशियल फेज में क्या देखा, स्टेबलाइजेशन में स्टेबलाइज करना है, ट्रांजिशन फेज में कैचअप ग्रोथ को इंक्रीज करना, और रिहेबिलिटेशन फेज में जो भी अपना न्यूट्रिशन स्टेटस है उसको रिस्टोर करना है, ताकि फ्यूचर में उसको माल न्यूट्रिशन का रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो। और जो भी केयर गिवर है पेरेंट वगैरह उसको अपन एजुकेट करेंगे, काउंसलिंग करेंगे, उससे कैसे प्रॉपर फीडिंग देनी है, सैनिटेशन, वाटर, हाइजीन की रिगार्डिंग उसको पूरा उनको काउंसलिंग करेंगे। फिर की इंफॉर्मेशन क्या है, यहाँ पे F100 डाइट अपन को यूज स्टार्ट रखनी है, और प्लस यदि होम बेस्ड केयर है तो लोकली प्रिपेयर्ड एनर्जी डेंस फूड कि 100 किलो कैलोरी पर 100 ml विथ हायर प्रोटीन कंटेंट कि वो स्टार्ट करनी है। इंक्रीज द फ्रीक्वेंट फीडिंग, इंक्रीज द इंटेक और फीडिंग को आप इंक्रीज करो, फ्रीक्वेंसी आप बढ़ा दो। इंट्रोड्यूस द फैमिली फूड ग्रेजुअली, इंश्योर द डाइटरी डाइवर्सिटी, कि इसमें जो डाइटरी आप प्रोवाइड करो तो डाइवर्सिटी होनी चाहिए, मल्टीपल, जैसे हर मतलब जो भी जितने भी न्यूट्रिशन, जो भी मल्टीपल न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट होते हैं, तो हर किसी फूड से उसको प्रॉपर उसकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरी फुलफिल हो जाए बच्चे के लिए। और इस फेज से अपन स्टार्ट आफ्टर स्टेबलाइजेशन फेज के बाद अपन जो ट्रांजिशन और रिहेबिलिटेशन फेज आता है, इसमें अपन आयरन सप्लीमेंटेशन स्टार्ट करेंगे। ट्रांजिशन क्यों पहला फेज है स्टेबलाइजेशन फेज, उसमें अपन को आयरन सप्लीमेंटेशन यूज बिल्कुल नहीं करा है। तो इसमें क्या करते हैं, साइको सोशल रिकवरी, तो अपन इसको स्टिमुलेट करेंगे, प्ले थेरेपी इसको प्रोवाइड करेंगे, तो बच्चे को साइको सोशल रिकवरी होगी, इमोशनल सपोर्ट होगा, तो बच्चा एकदम उसके लिए ग्रोथ के लिए बहुत नीडेड है ये। इंटेंसिव केयर गिवर काउंसलिंग ऑन द फीडिंग, हाइजीन, फॉलोअप के ऊपर अपन को प्रॉपर काउंसलिंग करेंगे। फिर है कि जैसे F95 डिफरेंस है, एक टेबल बनाई है मैंने कि F75 स्टार्टर डाइट है और F100 एक तरह से कैचअप डाइट है, जो अपन इसमें सेकंड और थर्ड फेज में यूज करते हैं, ट्रांजिशन और
रिहेबिलिटेशन फेज में, और F75 है उसको अपन यूज़ करते हैं इनिशियल फेज में, स्टेबलाइजेशन फेज में। इसको ट्रांजिशन और रिहेबिलिटेशन फेज में यूज करते हैं। पर्पस क्या है, इसको अपन वाइटल फंक्शन, ट्रीट कॉम्प्लिकेशन, प्रिवेंट द रीफीडिंग सिंड्रोम करना, इसमें अपन कैचअप ग्रोथ और रीस्टोर द न्यूट्रिशन, इसमें अपना फंक्शन रहता है। एनर्जी कंटेंट कितना 75 है, F75 इसमें 100 है। प्रोटीन 0.9 to 1 ग्राम था, इसमें 2.9 ग्राम है। और फैट कंटेंट है 2.9 ग्राम होता है, इसमें 5.4 होता है। कार्बोहाइड्रेट होता है इसमें 13.6 होता है, इसमें 12.9 ग्राम होता है पर 100 ml। सोडियम होता है उसमें वेरी लो होता है, इसमें स्लाइटली हायर कर देते हैं, बट स्टिल कंट्रोल यूज करते हैं अपन सोडियम का। माइक्रोन्यूट्रिएंट अब सब अवेलेबल होते हैं इसमें अपन को आयरन नहीं देना होता है, और F100 में अपन आयरन सप्लीमेंटेशन अपन को स्टार्ट करना होता है। फीडिंग फ्रीक्वेंसी है तो इसमें 8 to 12 फीड पर डे देना होता है, और F100 में 6 to 8 फीड पर डे देना होता है। क्वांटिटी अपन बात करें तो 130 ml पर kg पर डे, उसमें 150 to 200 किलो कैलोरी पर kg पर डे यूज कर सकते हैं। इंडिकेशन कब है, तो इसको अपन इनिशियल फेज में देते हैं जब बच्चे कॉम्प्लिकेशन वगैरह हो, इसमें बच्चे की जब कैचअप ग्रोथ और न्यूट्रिशन रिस्टोर के लिए देख सकते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो गए इसके। फिर अपन देखेंगे अलग से कि माइक्रो न्यूट्रिशन की बात की कि माइक्रो न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट देना चाहिए तो कितना देना चाहिए। तो विटामिन ए का सप्लीमेंट देना चाहिए कि यदि ओरली अपन दे डोज लेस देन 6 मंथ है बच्चे की एज, तो उसमें 50,000 इंटरनेशनल यूनिट यूज करेंगे। यदि बच्चे की उम्र 6 to 12 मंथ्स है और वेट लेस देन 8 kg है, तो इन कंडीशन में अपन बच्चे में विटामिन ए की डोज 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट ओरली देंगे। यदि बच्चे की उम्र मोर देन 12 मंथ है और वेट मोर देन 8 kg, तो उस कंडीशन में अपन 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट प्रोवाइड करेंगे इसको विटामिन ए की डोज। फिर अदर विटामिन कौन कौन से जो माइक्रोन्यूट्रिएंट सप्लाई करेंगे, विटामिन B12, विटामिन सी, डी और ई की अपन ये विटामिन देंगे। फोलिक एसिड अपन प्रोवाइड करेंगे कि 5 mg ऑन डे 1, देन द 1 mg पर डे अपन जब तक उसका ट्रीटमेंट चलेगा तब तक फोलिक एसिड अपन प्रोवाइड करेंगे। फिर अपन एलिमेंटल जिंक देंगे 2 mg पर kg पर डे अपन जिंक देंगे। फिर अपन बात करें कॉपर देंगे तो 0.3 mg पर kg पर डे यूज करेगी। आयरन देंगे, आयरन फर्स्ट फेज में नहीं देते, ट्रांजिशन और रिहेबिलिटेशन फेज में देते। कितना देते हैं 3 mg पर kg पर डे। जिंक है वो 2 mg देना है, जैसे जिंक को लिखते हैं तो जिंक और 2 एकदम इक्वल आता है, तो जिंक कितना देना है 2 mg, और आयरन कितना देना है 3 mg पर kg। और प्रिफरेबल इन बिटवीन मील अपन इसको प्रिफरेबल देते तब उसको अपन को देना चाहिए। अब है कि बच्चे को एनआरसी में ट्रीटमेंट हो गया, उसको प्रॉपर माइक्रोन्यूट्रिएंट हो गया, अब उसको कब डिस्चार्ज करेंगे, कितने टाइम में डिस्चार्ज करेंगे, कौन कौन से क्राइटेरिया फुलफिल करेगा बच्चा, तब आप इसको अपन डिस्चार्ज करेंगे। तो सबसे पहले अपन करेंगे एंथ्रोपोमेट्री मेजरमेंट करेंगे, जिसमें वेट और हाइट मोर देन 2 स्टैंडर्ड डेविएशन। जैसे अपन देखा था ICDS ग्रोथ चार्ट में कि 0 to 2 स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में होता है एरिया है प्लॉटेड है, तो वो उसको अपन बोलते हैं एरिया फॉर द रोड फॉर द हेल्थ। -2 to -3 के बीच में है तो माइल्ड टू मॉडरेट माल न्यूट्रिशन, लेस देन -3 है तो उसको बोलेंगे अपन सीवियर माल न्यूट्रिशन। तो अपन ने इसका वेट फॉर हाइट है जो मोर देन 2 स्टैंडर्ड डेविएशन होगी, मतलब 0 to 2 की कैटेगरी बीच में आ गई, रोड टू हेल्थ होगी, तो उस कंडीशन में अपन उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं। या वेट गेन है वो मोर देन, जब एडमिट हुआ तो उससे अभी तक मोर देन 15% या 50% वेट गेन हो गया, उस टाइम भी अपन इसको डिस्चार्ज कर देंगे। अब MUSC मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस है वो मोर देन 12.5 होगी, नॉर्मल होगी, रोड टू हेल्थ होगी, उस टाइम अपन को डिस्चार्ज कर देंगे। ये 3 हो गए। फिर है कि एडिमा है, एडिमा रिजॉल्व फॉर द एटलीस्ट 2 वीक, 2 वीक्स हो गए हैं उसको एडिमा बिल्कुल 2 वीक पहले इसको रिजोल्व हो गया, तो इस कंडीशन में इसको डिस्चार्ज कर सकते हैं। मेडिकली स्टेबल विद नो कॉम्प्लिकेशन, सब कॉम्प्लिकेशन तो वो ट्रीट हो गए, अब कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं और बच्चा बिल्कुल मेडिकली स्टेबल है। गुड एपेटाइट एंड टॉलरेटिंग द होम डाइट, क्या बच्चा गुड एपेटाइट पे और होम जो भी होम डेंस अपन कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग देंगे उसको टॉलरेट कर सकता है, ले सकता है, उस टाइम डिस्चार्ज कर देंगे। केयर गिव ट्रेन इन द फीडिंग हाइजीन स्टिमुलेशन, इसके बारे में अपन जब भी डिस्चार्ज करेंगे तो उसको केयर गिव को काउंसलिंग करेंगे, फीडिंग कैसे हाइजीन सैनिटेशन मेंटेन होना चाहिए, साइको सोशल प्ले और उसको इमोशनल सपोर्ट होना चाहिए, स्टिमुलेशन प्रॉपर हो। फिर है फॉलोअप अरेंज्ड, कि इसको अपन फॉलोअप करेंगे। फॉलोअप के लिए क्या क्राइटेरिया किस रहेगा कि फॉलोअप डिस्चार्ज ओनली आफ्टर द केयर गिवर एग्री टू रेगुलर फॉलोअप विजिट, वो एग्री हो कि हम वहाँ फॉलोअप आएंगे। तो फॉलोअप कैसे था, 1 मंथ तक फॉलोअप करना था, हर वीकली एक विजिट करनी होती है। तो यूजुअली 7th, 14th, 21st और 28th डे ऑफ द आफ्टर डिस्चार्ज, हर वीकली 1 मंथ तक आना है, तो 4 विजिट करने के लिए आना है। तो इस लिंकेज कैसे करते हैं अपन कम्युनिटी बेस्ड सर्विस से, तो उसमें फील्ड वर्कर होते हैं, आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, ANM, उनका रोल इसमें इंपॉर्टेंट होता है। फिर एक अपन माल न्यूट्रिशन को प्रिवेंट कैसे करते हैं, अपन किसी डिजीज को माल न्यूट्रिशन होने से पहले इसको अपन रोक कैसे, तो इसमें कौन से है कि अपन
हेल्थ प्रमोशन के थ्रू हो सकते हैं कि गुड एंटीनेटल केयर के प्रॉपर मदर को एंटीनेटल केयर प्रॉपर दी गई, उसको आयरन फोलिक एसिड दिया गया है, टिटनेस की टीडी प्रोवाइड किया गया, उसको जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी नॉर्मल से ज़्यादा, जितनी भी प्रेगनेंसी में एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट थी वो उसको प्रॉपर दिया गया है, और तो इस वजह से उसको गुड एंटीनेटल केयर है तो बच्चे में माल न्यूट्रिशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। एजुकेशन ऑन द फूड हाइजीन एंड बैलेंस डाइट के ऊपर है तो उस वजह से भी बच्चे को अपन कर सकते हैं। एजुकेटेड ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ द कोलेस्ट्रॉल एंड डाइट ड्यूरिंग द लैक्टेशन के लैक्टेशन के टाइम उसकी डाइट, मदर की डाइट क्या होनी चाहिए और कोलेस्ट्रॉल होता है वो बच्चे के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरियस मेजर अंडर द इंटीग्रेटेड ICDS प्रोग्राम के अंदर इनिशिएटिव गुड न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन, एजुकेशन, हाइजीन, सैनिटेशन, जो उसके जो बेनिफिट है वो प्रॉपर इसको यूज करें उनका ICDS प्रोग्राम के। प्रमोशन ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग एंड इंप्रूवमेंट ऑफ द फैमिली डाइट के ब्रेस्ट फीडिंग को इंप्रूव करो कि कब तक आपको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करनी है, कब तक कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग के साथ ब्रेस्ट फीडिंग को स्टार्ट रखना, और फैमिली डाइट है वो मदर को प्रॉपर डाइटिंग, मदर को प्रॉपर डाइट मिलती रहे, फैमिली मेंबर डाइट, और फैमिली डाइट अच्छी है तो मदर को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेंगे तो बच्चे को ग्रोथ अच्छी होगी। अप्रोप्रिएट एंड एडुकेट कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग डेंस कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग होनी चाहिए जिससे प्रॉपर न्यूट्रिशन हर न्यूट्रिशन को कवर हो पाए। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द इन्फेक्शन, इन्फेक्शन कंट्रोल होना चाहिए, इन्फेक्शन हो गया तो माल न्यूट्रिशन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और फैमिली प्लानिंग प्रैक्टिस होना चाहिए कि एक बच्चा हो गया तो दूसरे बच्चे के बीच में 3 साल का गैप होना चाहिए ताकि पहले बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके और अगले बच्चे की प्रेगनेंसी के लिए मदर को प्रिपेयर समय और प्रॉपरली वो उसके लिए तैयार हो सके। क्योंकि यदि मदर ही माल नरिश्ड होगी या उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं होगा, एक बच्चे के बाद दूसरा होगा, तो बच्चे को माल न्यूट्रिशन होने के ज़्यादा चांसेस है। फिर नेक्स्ट है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन के डाइट है प्रोटीन एनर्जी रिच फूड शुड बी कंज्यूम बाय चिल्ड्रन के चिल्ड्रन को प्रोटीन प्रॉपर फूड हो जिसमें प्रोटीन एनर्जी रिच फूड हो, और फ्रूट और वेजिटेबल प्रॉपरली उसको दिया जाए, और ब्रेस्ट फीडिंग विनिंग के टाइम भी उसको डाइट है उसकी प्रॉपर हुई उस टाइम उसको फ्रूट और वेजिटेबल का यूज होता है ताकि उसको जो ब्रेस्ट फीडिंग से उसको न्यूट्रिशन मिल रहे थे वो नॉर्मल फीड से उसको वो रिप्लेस कर पाए। और इम्यूनाइजेशन है चाइल्ड मस्ट बी इम्यूनाइज एज पर द नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के ऊपर, जो भी इम्यूनाइजेशन के जो भी इम्यूनाइजेशन वैक्सीन है वो प्रॉपर उसको रेगुलरली टाइम टू टाइम उसको मिले लगवानी चाहिए ताकि बच्चे में कोई भी इन्फेक्शन के चांसेस डिक्रीज हो जाए। फिर अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, ग्रोथ मॉनिटरिंग, अपन ग्रोथ मॉनिटरिंग कर सकते हैं किसके थ्रू, ग्रोथ चार्ट के थ्रू। किसमें कॉमनली कर सकते हैं कि वल्नरेबल चिल्ड्रन है उनको आइडेंटिफाई करें और उनको ट्रीट अप्रोप्रिएटली करें, तो उसमें बच्चों में अपन माल न्यूट्रिशन को कर सकते हैं कि अपन ने वल्नरेबल चिल्ड्रन को पहले से आइडेंटिफाई कर दिया माल न्यूट्रिशन होने से पहले। अर्ली डायग्नोसिस ट्रीटमेंट ऑफ द इन्फेक्शन इज आल्सो वाइटल कि डायग्नोसिस इन्फेक्शन हो गया तो उसमें अर्ली अपने तुरंत डायग्नोसिस करके ट्रीट कर दिया तो उसको माल न्यूट्रिशन कंडीशन तक अपन एक्सटेंड ही नहीं होने दिया। प्रिपरेशन यूज ऑफ द ORS शुड बी नॉन टू ऑल मदर्स के डायरिया वगैरह कंडीशन होती है कुछ भी होता है तो उस कंडीशन ORS का कैसे प्रिपरेशन करता है कैसे यूज करता है मदर को इसके रिगार्डिंग पूरा नॉलेज हो। सर्विस अवेलेबल थ्रू द इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ द न्यूनेटल चाइल्डहुड इलनेस के INCI के अंदर इसमें क्या इंटीग्रेटेड, इसमें मल्टीपल डिजीज को, अब बच्चों में क्या एक टाइम पे एक डिजीज नहीं होता, मल्टीपल डिजीज प्रेजेंट हो सकते हैं, तो ये इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट है कि एक की प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल डिजीज को एक साथ अप्रोच से ट्रीट किया जा सकता है, अलग अलग ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, तो उसका सर्विस अवेलेबल है उसका यूज करो। मेडिकल एडवाइस इन केस ऑफ द सीवियर एक्यूट माइल्ड द चाइल्ड इज एडमिटेड टू द न्यूट्रिशनल केयर, मेडिकल एडवाइस और मेडिकल कंडीशन को सेम हो गया है तो उसको NRC में एडमिट करो और वहाँ पे उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट हो। तो अब रिहेबिलिटेशन एक है कि रेजिडेंशियल यूनिट के जहाँ पे के बच्चा सिक है जहाँ एडमिट किया उसकी माँ को उसके साथ में बच्चे के साथ उसको रखो, वो साथ में एडमिट करो, और द मदर गेट्स द हैंड ऑन एक्सपीरियंस इन द प्रैक्टिकल लर्निंग ऑफ प्रिपरेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द थेरेपेटिक डाइट फॉर हर चाइल्ड अंडर द गाइडेंस ऑफ द एक्सपर्ट के वहाँ एक्सपर्ट मौजूद रहते हैं, डॉक्टर हो गया मेडिकल स्टाफ हो गया, सब के प्रिपेयर कैसे करते हैं कैसे एडमिनिस्ट्रेट करते हैं कैसे उसकी फ्रीक्वेंसी रहती है डाइट की, तो प्रॉपर मदर का इसके नॉलेज रहेगा एक्सपर्ट के बताने पे। फिर है डे केयर सेंटर, द मदर अटेंड द डे केयर सेंटर अलॉन्ग विद द चाइल्ड वेयर द कुकिंग एंड फीडिंग आर टॉट टू द मदर केयर, वहाँ पे चाइल्ड केयर सेंटर होता है, वहाँ डे केयर सेंटर वहाँ फीड जहाँ पे फीडिंग बनाई जाती है वहाँ पे माँ को दिखाया जाता है कि आपको उसको प्रॉपर कैसे कुकिंग वगैरह कैसे बनाई जाती है, कैसे डेंस कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग तैयार किया जाता है, उसके बारे में उसको नॉलेज दिया जाता है। फिर डोमिसाइलरी रिहेबिलिटेशन, द एक्सपर्ट कम टू द होम ऑफ द अफेक्टेड चाइल्ड एंड असेस द situation as a whole. The mother is then give the suitable advice about not only feeding but also about the improving the various domestic contributory factor to the malnutrition के मतलब डोमिसिलियरी रिहेबिलिटेशन में जो भी एडवाइजर है जो भी एक्सपर्ट है वो होम विजिट कर सकता है, वो असेस कर सकता है कि माल न्यूट्रिशन के लिए फीडिंग उसको प्रॉपर हो रही है, फीडिंग
एक फैक्टर यदि प्रॉपर है तो इसका मतलब अपने माल न्यूट्रिशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। अदर फैक्टर भी जो डोमिसाइलियरी फैक्टर है, हाइजीन कैसा है, सैनिटेशन कैसा है, तो ये सब फैक्टर बहुत सारे हैं, तो वो भी एक तरह से प्रॉपर यदि उसमें भी कुछ इंप्रूवमेंट है तो वो उसको एडवाइस देगा उनको फैमिली वालों को, तो उसमें इंप्रूव करेंगे तो बच्चों में माल न्यूट्रिशन को ओवरऑल अपन प्रिवेंट कर सकेंगे। थैंक यू।